हाँ, तो इसमें ये जो नीचे वाला पार्ट लिखा हुआ है ना, पोलर कोवेलेंट ओवरलैपिंग ग्रेटर देन 50% एंड आयनिक ओवरलैपिंग लेस देन 50%। सी बेसिकली ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज, अभी केमिकल बॉन्डिंग में वैसे डिटेल में आएगा। द थिंग इज कि व्हेन वी टॉक अबाउट, तीन तरह के बॉन्ड्स होते हैं बेसिकली। लेट मी स्टार्ट राइटिंग इट ओवर यार। एक तो हुआ, तीन तरह के क्या, वो तो दो तो इसी कैटेगरीज ही हैं। व्हेन आई टॉक अबाउट कोवेलेंट बॉन्ड एंड व्हेन आई टॉक अबाउट आयनिक बॉन्ड। अब ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे। व्हेन आई टॉक अबाउट कोवेलेंट बॉन्ड देन ओनली आई शुड स्पीक अबाउट द ओवरलैपिंग आयनिक बॉन्ड। ऑल्दो बेसिकली सी वो अगेन एक और इसमें ओवरलैपिंग और कॉन्ट्रैक्टरी स्टेटमेंट आप कह लो। 100% आयनिक अगर आपसे कभी भी पूछा जाए तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, डजेंट एग्जिस्ट। 100% कोवेलेंट एग्जिस्ट करता है, राइट। 100% आयनिक एग्जिस्ट कभी भी नहीं करेगा, बिकॉज सी व्हाट हैपेंस इज आयनिक इज ओनली अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आयनिक, सी आयनिक के लिए द राइट टर्म, अभी तक मैंने बॉन्ड वर्ड यहाँ पे जानबूझ के यूज नहीं किया, बिकॉज आयनिक के लिए जो करेक्ट टर्म है that is force of attraction when you are talking about ionic, और covalent के लिए the correct term is what you say, क्या कहते हैं उसको, हाँ, covalent के लिए बेसिकली आपको टर्मिनोलॉजी बॉन्ड बिल्कुल यूज करना चाहिए। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, क्योंकि आयनिक के लिए बेसिकली आपका ये टर्मिनोलॉजी, इफ लेट्स से इफ यू टॉक अबाउट, ये आयनिक के लिए मैं टर्मिनोलॉजी यूज करता हूँ, लेट्स से बॉन्ड, राइट। अब अगर आयनिक के लिए मैं ये टर्मिनोलॉजी यूज करता हूँ, प्रॉब्लम ये आती है कि व्हेन आई स्पीक अबाउट द बॉन्ड, तो बॉन्ड के कंटेक्स्ट में यू हैव टू एडमिट कि जैसे ही आप बॉन्ड की बात करोगे, आपको फिर ओवरलैपिंग की बात तो नेसेसरीली करनी पड़ेगी ना, राइट। आप ये नहीं कर सकते कि बेसिकली आपका ये बॉन्ड की आप बात कर रहे हो एंड यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट द ओवरलैपिंग, एम आई राइट? सही है। तो अब प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि आपने आयनिक में इस तरीके से कोरिलेट करते हैं। आपका सबसे पहले आयनिक था, आयनिक से आप गए कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब लेकिन अगर प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि आयनिक से आप अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर जा रहे हो, बट ऑन द सेकेंड साइड, इसको मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया जानबूझ के, ऑन द सेकेंड साइड इफ यू आर टेलिंग मी कि नहीं आयनिक से ही मैं सेपरेटली बॉन्ड वाली साइड में भी जा रहा हूँ, यहाँ पे बेसिकली कॉन्ट्रडिक्शन अराइज होता है। बिकॉज अगर मैं आयनिक से मैं कह रहा हूँ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और फिर आयनिक से ही मैं कह रहा हूँ आई एम टॉकिंग अबाउट कि नहीं आयनिक के आगे, आयनिक को सपोज इफ यू आर सेइंग कि इट इज अ बॉन्ड, लेट्स यूज दैट टर्म, लेट्स ट्राई यूजिंग दैट टर्म इन फैक्ट। अब अगर आप कह रहे हो कि वो बॉन्ड है, तो मैं ये कहूँगा कि अगर वो बॉन्ड है तो ओवरलैप होना चाहिए, राइट। अब आयनिक के केस में अब आप इन दो को जरा आप कनेक्ट करने की कोशिश करो कि एक साइड में आप कह रहे हो कि इट्स एन आयोनिक, और सेकंड साइड में आप कह रहे हो कि भाई इसके अंदर बॉन्ड है। इट्स अ वेरी कॉन्ट्रडिक्टरी टर्म ना। आयनिक में ओवरलैपिंग कैसे हो सकती है? इट कैन नॉट बी देयर। यू आर गेटिंग माय पॉइंट ना। बट द प्रॉब्लम इज यहाँ पे इशू कहाँ पे आता है, वो मैं एक और चीज आपको बताता हूँ। व्हेन आई हैव रिटर्न दिस पर्टिकुलर टर्म ना, ये वाली जो टर्म है 100% आयनिक नेवर एग्जिस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म लिखी हुई है मैंने यहाँ पे। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज सी आपने लास्ट लेक्चर में यही तो देखा था कि हमने स्टार्टिंग की थी प्योर कोवेलेंट से, राइट। 100% कोवेलेंट की जब आप बात करते हो, इट मीन्स ये वाला जब टर्म, एक मिनट इसको भी रेक्टेंगल में ले लेते हैं तो याद रहेगा। व्हेन आई टॉक अबाउट 100% कोवेलेंट, then it does mean that electron negativity difference is zero, right? So from here actually we started कि डेल्टा ई एन इज जीरो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस जीरो रहेगा। फिर हमने कहा था कि ई एन ग्रेटर, ई एन का वो बेंचमार्क बनाया था 1.7 और 2.1 एज पर पॉलिंग और एज पर हेनी स्मिथ, फिर 50-50। फिर हमने कहा था कि बेसिकली हमारा जो लास्ट स्टेटमेंट उसमें था वो ये था कि अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस डेल्टा ई एन ग्रेटर देन 1.7 और 2.1 होगा तो द स्पीशी वुड बी
मोर आयनिक एंड लेसर कोवेलेंट, राइट? यही था ना लास्ट स्टेटमेंट हमारा, कि इट वुड बी मोर आयनिक एंड लेसर कोवेलेंट, एम आई राइट? तो बस यहाँ पे आकर के वी स्टॉप्ड। अब हमने स्टार्टिंग की थी प्योर कोवेलेंट से, डेल्टा ई एन 0 से। फिर पहले तो हमने बताया प्योर कोवेलेंट क्या है, फिर हमने कहा कि ठीक है पोलर कोवेलेंट हो जाएगा, फिर हमने कहा 50-50 हो जाएगा, फिर हमने कहा कि मोर आयनिक लेसर कोवेलेंट। इसी सीरीज को अगर मैं आगे एक्सटेंड करता जाऊं, देन आई वुड से, इफ यू आस्क मी कि अब सर 100% आयनिक ये कहाँ पे होगा, हाँ तो 100% आयनिक होगा ना, डेल्टा ई एन इक्वल टू इन्फिनिटी पे हो जाएगा। Because 100, why I am saying this, because understand this thing, 100% ionic, ये जो term है, although that is why it is a hypothetical term, when you say कि it's a 100% ionic, इस term का I hope you will agree that the meaning would be only this term, although it's a hypothetical term, 100% ionic doesn't exist, then you will say कि 100% ionic का मतलब है कि overlapping is equal to 0, approximately 0 नहीं, exactly 0, then only it can be 100% ionic, right? अब 100% ionic अगर कोई चीज है और overlapping उसके अंदर exactly 0 हो गई है, तो वो combined state में नहीं है, because you are saying कि ये जो ionic है, यू आर रिलेटिंग, ये जो आयनिक टर्म है यहाँ पे ले लेता हूँ मैं इसको ऊपर, एग्जैक्टली आप ये कहते हो हमेशा कि आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो यस आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही रिप्रेजेंट करता है, एंड मोर स्पेसिफिकली आयनिक, यहीं पे मैं लिख देता हूँ एरो लगा करके, मोर स्पेसिफिकली इट एक्चुअली रिप्रेजेंट कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट? Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इनफैक्ट आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ, बॉन्डिंग में तो अभी आएगा ही, दैट इज व्हाई इट्स अ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, राइट? सो द पॉइंट इज कि बेसिकली आयनिक की जब आप बात करते हो तब आप ओवरलैप से उसको रिलेट नहीं करते हो, बिकॉज आयनिक इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव फोर्सेस और ओवरलैपिंग दोनों ही ऑल टुगेदर बिल्कुल अलग अलग चीजें, दोनों की थ्योरीज ही अलग अलग है। एक कोलम्बिक फोर्स में है और दूसरा बेसिकली पूरा क्वांटम थ्योरी में है, जहाँ पे पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, राइट? तो दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। सो दैट इज व्हाई व्हेन यू टॉक अबाउट आयनिक, तो आप बहुत ही स्पेसिफिक रहो। यहाँ मैं नीचे लिख देता हूँ, व्हेन यू टॉक अब कोवेलेंट, अब वो कोवेलेंट में आगे जो कैटेगरीज आएंगी वो भी इसके बाद की बात है। द स्टेप 1 इज there are two things, ionic versus covalent, and things should be very clear कि ionic की जब आप बात करोगे आप बॉन्ड वर्ड ही मत यूज करो, अवॉइड यूजिंग द टर्म बॉन्ड। मतलब आप यहाँ से अगर मैं आपको बोलता हूँ कि भाई आयनिक बॉन्ड, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है, बट आई वुड से येलो कलर मार्क कर रहा हूँ, अवॉइड यूजिंग इट, राइट? क्योंकि वो कंफ्यूजन अननेसेसरी क्रिएट करेगा। जो राइट टर्म है आप प्रॉपरली ए राइट टर्म यूज करो कि भाई जो आयनिक है दैट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दिस इज राइट, जिस पे मैंने ग्रीन कलर मार्क किया, राइट? एंड वेरी सिमिलरली व्हेन यू टॉक अबाउट द कोवेलेंट, तो फिर आप टर्म याद रखो कि हाँ कोवेलेंट तो बॉन्ड ही होता है, राइट? क्योंकि इसके अंदर ओवरलैपिंग होती है। सिमिलरली इफ समवेयर इट इज रिटन कोवेलेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वैसे ये तो कहीं पे भी जनरली यूज होता भी नहीं है, किसी भी बुक्स में भी नहीं लिखा हुआ है, सो आई वुड मार्क इट एज रेड कलर ओनली। अब ये अगेन बेसिकली यूज करना सही नहीं है, बिकॉज कोवेलेंट आप देखो यहाँ पे अगेन येलो ही मार्क करते हैं, किसी बुक्स में तो नहीं मिलेगा, बट अगेन गलत टर्म तो नहीं है, बट द प्रॉब्लम इज इट विल अगेन क्रिएट, भाई कोवेलेंट भी अगर बॉन्ड है ओवरलैपिंग है तो वहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस तो एग्जिस्ट कर ही रहे हैं, बट द राइट टर्मिनोलॉजी टू अंडरस्टैंड इन आवर माइंड इज दिस कि इसको बॉन्ड और ओवरलैपिंग से रिलेट करो, आयनिक को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से रिलेट करो। कोवेलेंट को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोवेलेंट इज नॉट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोवेलेंट डेफिनेटली एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बट वो कोलम्बिक वाले की बात यहाँ पे नहीं होती क्योंकि थ्योरीज ही अलग अलग है। गॉट इट? तो बेसिकली अब व्हेन यू टॉक अबाउट दीज टर्मिनोलॉजीज, आज वाला वो कहाँ गया स्क्रीनशॉट, कौन सा था वो अभी जिसको हम देख रहे थे, हाँ ये रहा। When you talk about these terminologies, हाँ तो अब इसमें पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की बात की हुई है। अब देखना यहाँ तक अब ये क्लियर है ना, क्योंकि अब इसके आगे फिर मैं यहाँ से आगे बढ़ूंगा, ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है अभी जो स्क्रीन पे, ठीक है? अब when this is clear to you,
अब इसके आगे यहाँ पे आते हैं दैट देयर आर बेसिकली टू कैटेगरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम बॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली देयर आर टू प्रॉपर कैटेगरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। उसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ। एक कैटेगरी तो आपकी हो गई प्योर कोवेलेंट, राइट, एंड सेकेंड कैटेगरी हो गई आपकी पोलर कोवेलेंट, A2 टाइप एंड AB टाइप, राइट। नाउ दिस शीट, ये वाला जो स्क्रीनशॉट था, दिस वाज टॉकिंग अबाउट कि आयनिक के अंदर ओवरलैपिंग विल बी लेसर देन 50%, पोलर कोवेलेंट में ओवरलैपिंग विल बी ग्रेटर देन 50%। सी अब ओवरलैपिंग कैसे एग्जिस्ट करेगी, यहाँ पे मैक्सिमम ओवरलैप होगा, अग्रीड, राइट, क्योंकि प्योर कोवेलेंट बॉन्ड है ना, सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग तो यहीं पे होने वाली है, ठीक बात है, राइट। इसको बना भी देते हैं कि ये दिस इज ए और कुछ तो यहाँ पे दिस इज अनदर ए और ये ए है एंड दिस इज समवेयर बी। अब अच्छा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैक्सिमम ओवरलैप A2 में होगा, फिर यहाँ पे ओवरलैप डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। डू यू एग्री विद दिस? हाँ, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे मैक्सिमम ओवरलैप क्यों होगा? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स एग्जैक्टली बीच में होंगे, बिल्कुल ठीक है, राइट। इसके बाद लेट्स एज्यूम कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ए, तो इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस साइड में हो जाएंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन्स इस साइड में हो जाएंगे ना, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, एंड दैट इज व्हाई दिस पर्टिकुलर साइड इज नोन एज पोलर कोवेलेंट, because polarity has been generated, agreed, right। अब लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। अब मैं एक और चीज बनाने जा रहा हूँ, अब थोड़ा सा बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ध्यान से समझते जाना, बिकॉज नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू बड़ा डीप कॉन्सेप्ट है एंड नॉट इजी टू बी अंडरस्टूड, बट है बड़ी इंटरेस्टिंग चीज। अब आप एक काम करो, ये जो मैंने ए बी लिया था ना, एक काम करता हूँ मैं ये वाली लाइन को भी एक्सटेंड कर देता हूँ जिससे आप उसी चीज को रिलेट कर पाओगे। अब मैं थर्ड कैटेगरी बताने के लिए जा रहा हूँ यहाँ पे, और वो जो थर्ड कैटेगरी है उसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। एक और मैं यहाँ पे स्पीशी लिख रहा हूँ, जैसे मैंने A2 लिखा, जैसे मैंने AB लिखा, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स से CD। नाउ देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, दिस AB, अच्छा बीच में एक स्ट्रॉन्ग लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ जिससे उसका बाइफर्केशन मुझे काफ़ी ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर है। लेट्स गिव इट मैजेंटा कलर और इसका साइज भी थोड़ा बड़ा कर देता है। अब देखना, अब मैंने एक CD नाम का एक और हेट्रोन्यूक्लियर स्पीशी ले लिया। AB इज अ हेट्रोन्यूक्लियर स्पीशी, CD आल्सो इज आल्सो हेट्रोन्यूक्लियर स्पीशी, राइट। अब देखो यहाँ पे जो CD है, what now I'm giving a statement to you and you try to explain that. I am saying AB is a polar covalent molecule, A2 तो प्योर कोवेलेंट खैर है ही, इसमें ऑल्दो लिखने की जरूरत नहीं है बट फिर भी लिख देते हैं ताकि वो तीनों हेडर्स क्लियर रहें। एंड नाउ आई एम सेइंग CD इज अ आयनिक कंपाउंड। अब यू नो अभी मैंने जानबूझ के इसीलिए, अब मैं अगर CD की जगह NaCl लिख देता और AB की जगह HCl लिख देता तो ये बहुत आसान हो जाता, बट मैं जानबूझ के NaCl और HCl नहीं लिख रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल उसकी एनालॉजी क्लियर होनी बहुत जरूरी है। बड़ी मजेदार सी चीज है, AB एक हेट्रोन्यूक्लियर स्पीशी है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज देखो यहाँ पे, अब लेट मी टेक एनी अदर कलर, यहाँ से यहाँ तक एक और लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, और ये जो लाइन है ना, दिस line represents heteronuclear species. Got it? AB और CD दोनों heteronuclear species ही है ना बेटा? हाँ। सही है। अब बड़े ध्यान से देखना इस पिक्चर को। आपकी ये वाली जो लाइन है, एक और लाइन यहाँ पे मुझे ड्रॉ करनी पड़ेगी। लेट मी टेक ऑरेंज कलर, एक और लाइन ये वाली ड्रॉ हो गई। चलो अब देखना, आपके पास इनफैक्ट नंबरिंग भी कर देता हूँ इन लाइंस की मैं। लेट्स से दिस इज लाइन नंबर 1, दिस इज लाइन नंबर 2। लाइन नंबर 1 पे जो क्लासिफिकेशन है
दैट वाज कोवेलेंट बॉन्ड, उसमें से एक प्योर कोवेलेंट था, एक पोलर कोवेलेंट था, ठीक है। लाइन नंबर 2 पे जो क्लासिफिकेशन है उसमें पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है और आयनिक बॉन्ड है, और दोनों का कॉमन फैक्टर ये है कि दोनों हेटेरोन्यूक्लियर स्पीशीज हैं, राइट। अच्छा, एक और अब इंटरेस्टिंग और मज़ेदार चीज़ बनाते हैं। उसके लिए मुझे इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा। एक सेकेंड दो, लेट मी ट्राई डूइंग इट। इसको थोड़ा सा मुझे इंक्रीज करके लेना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। ये जो ब्लैक वाली लाइन है इसको मैं हल्का सा इंक्रीज कर रहा हूँ। हाँ, अभी ठीक है। और ये रहा हमारा जो बी हुआ करता था, और इस बी के ऊपर चार्ज कौन सा है, डेल्टा नेगेटिव, राइट। और एक यहाँ पे बीच में एक लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ विच इज सेंटर लाइन, ये इन दोनों को बाइफरकेट कर रही है, राइट। ठीक है ना। अच्छा, अब जो CD है, लेट्स अंडरस्टैंड कि CD के अंदर, मतलब CD में ऐसी क्या खास बात हो गई, ये है तो AB और CD दोनों ही हेटेरोन्यूक्लियर स्पीशीज हैं, बट CD के अंदर अचानक सडनली ऐसा क्या जनरेट हो गया विच मेक्स CD आयनिक एंड विच मेक्स AB पोलर कोवेलेंट। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे पहले ही लिख देते हैं। इफ ये जो क्या नाम है इसका, AB आयनिक नहीं है, आयनिक लिख करके मैं इसके ऊपर क्रॉस कर देता हूँ, ठीक है। और ये जो CD वाला पार्ट है ये पोलर कोवेलेंट डेफिनेटली नहीं है। अब ऐसा क्या इसके अंदर मैजिक हो गया, है तो दोनों ही हेटेरोन्यूक्लियर स्पीशीज, कि एक पोलर कोवेलेंट है और एक आपका ये आयनिक है। सो द पॉइंट इज, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन को समझते हैं जरा, राइट। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अब मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि इसका जो सेंटर था वो मान लो यहाँ पे कहीं था, राइट। लेट्स अज्यूम दिस इज इट्स सेंटर। अब ये अगर इसका सेंटर है तो कुछ ना कुछ डेफिनेटली इसके अंदर ऐसा हुआ होगा, जैसे यहाँ पे AB में आप देखो इलेक्ट्रॉन सेंटर के कुछ इस साइड में थे, CD में कुछ यहाँ कहीं पहुंच गए होंगे, अग्रीड। इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन इसमें और D के साइड में पहुंच गई होगी, एम आई राइट? सही है ना। अच्छा, एक और पार्ट इसके अंदर रहा होगा, इन दिस सिचुएशन डेल्टा EN मस्ट बी ग्रेटर देन 1.7 और 2.1, सही है ना। और इन दिस सिचुएशन डेल्टा EN इज लेस देन 1.7 और 2.1, agreed, then only you are getting my point। मैंने जानबूझ के अगेन टू रीट्रेट, ये तो मुझे भी पता है, मैं जानबूझ के अभी लिख नहीं रहा हूँ उस चीज को, क्योंकि फिर वो कॉन्सेप्ट की ग्रेविटी नहीं समझ में आएगी। AB HCl है और CD सोडियम क्लोराइड है, ये तो मुझे भी पता है, राइट। बट अगर मैं उसको लिख दूंगा ना तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो नहीं समझ में आएगी कि एक ही हेटेरोन्यूक्लियर स्पीशी है। लेट्स टेक अ जनरलाइज्ड हेटेरोन्यूक्लियर स्पीशी, लेट इट बी AB और CD, व्हाट मेक्स इट आयनिक and what makes it polar covalent? What I mean to say, there must be a demarcated difference between polar covalent and ionic. The reason is, अब ध्यान से देखना, ये जो डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस लिखे थे ना मैंने, अब मैं इसको कर रहा हूँ डेल्टा 1 प्लस और डेल्टा 1 माइनस, बिकॉज यहाँ पे भी डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस होंगे, डेल्टा 2 प्लस और डेल्टा 2 माइनस यहाँ पे लिख देता हूँ, agreed, assuming electronegativity of D is greater than that of C। ये यहाँ तक क्लियर है? हाँ। ठीक है। अब एक और चीज है, थोड़ा सा कहीं पे मैं ब्लॉक बना के लिखता हूँ। लेट मी टेक अ पर्टिकुलर ग्रीन ब्लॉक ले लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, यू मस्ट बी अग्रीड दैट डेल्टा 2 must be quite greater than delta 1, agreed? ऐसा क्यों? हाँ, ये एक्चुअली मुझे यही चीज आपको एक्सप्लेन करना था। इसके आगे बस एक दो और पॉइंट है, उससे आपको बॉन्ड्स के बीच की बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी। सी व्हेन यू आर टॉकिंग कि जो CD वाला पार्ट है, अच्छा यहाँ पे अभी एक और चीज लिखता हूँ मैं,
हाउ डू आई टेक दिस स्लाइड को मैं ज़रा सेव कर देता हूँ यहाँ पे। हाँ सेव करूँ, डॉक्यूमेंट्स में सेव कर देते हैं। एक मिनट रुको, ये वाला जो पार्ट है ना बेटा, इसको ज़रा मैं कॉपी करके वापस आगे ले रहा हूँ बिकॉज आई नीड लिटिल मोर स्पेस इनटू दिस। हाँ ठीक। हाँ हाँ, यहाँ पे देखो आप। अभी एक और पार्ट लिखता हूँ मैं, उससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। डेल्टा टू ग्रेटर देन डेल्टा वन, आई विल आंसर दैट राइट नाउ। इफ आई टेल यू दैट extent of overlap, extent of overlap, let me represent it by some symbol, let's say O से ही represent कर देता हूँ इस समय मैं इसको। if I represent it by O, तो कौन सा कलर लूँ, ऑरेंज कलर लेता हूँ। इफ आई से कि यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप O1 है और यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप O2 है, तो O1 विल बी क्वाइट ग्रेटर देन O2, ये एग्रीड है? हाँ ओवरलैप पे हम भाई पोलर कोवेलेंट है ना, पोलर कोवेलेंट। अब ध्यान, हाँ तो अब ध्यान से समझना शुरू करो। पोलर कोवेलेंट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? पोलर कोवेलेंट हैज बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम कोवेलेंट की ओवरलैपिंग ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, बट थोड़ा सा एक साइड में उसी ओवरलैपिंग में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने स्टार्ट हुए, उस वजह से थोड़ी सी पोलैरिटी आनी स्टार्ट हुई। दैट इज व्हाट इज नोन एज पोलर कोवेलेंट। बट जो आयनिक है, आयनिक के अंदर तो ओवरलैपिंग जब ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है, जब बिल्कुल दूर दूर जाने वाली स्टेज में आ जाता है, मतलब इसी का जो आगे का एक्सटेंड होगा कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इनफाइनाइट हो जाए तो बिल्कुल ही दूर दूर चले जाएंगे, एक दूसरे से बहुत डिस्टेंस पे होंगे, लेट्स से 1000 किलोमीटर, और दिस कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वुड बी एग्जिस्टिंग। समझ में आई बात, राइट? डिस्टेंस बढ़ने से F इज इक्वल टू KQ1 Q2 R स्क्वायर इज नॉन जीरो टिल द टाइम R इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो मैं R इज इक्वल टू इन्फिनिटी की बात थोड़ी कर रहा हूँ। आप ये एज्यूम करो एक एटम या एक आयन, नॉट एटम, नहीं एक आयन जो इस समय आपका नवी मुंबई में होगा और एक आयन जो इस समय बोरीवली में होगा, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो थोड़ी है, बिकॉज डिस्टेंस इज नॉट इनफाइनाइट ना, राइट? कम होगा कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो हमेशा कम ही होता है। द राइट वर्ड इज नॉट कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट वर्ड इज ऑलवेज वीक कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कोलम्बिक फोर्स हमेशा वीक ही होता है, राइट? जो स्ट्रांग होता है वो तो ओवरलैपिंग होती है, जहां पे बिल्कुल नैनोमीटर के अंदर आकर के बिल्कुल ओवरलैप ही कर जाते हैं। समझ में आई बात, राइट? एक कोवेलेंट अगर एक आयन और पार्शियल आयन बोरीवली में है और एक पार्शियल आयन वाशी में, उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ओवरलैप होगा ही नहीं ना। ओवरलैप कहां से कोवेलेंट बॉन्ड होगा? बट कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो एग्जिस्ट करता ही है, वो तो वीक कोलम्बिक फोर्स है। Got it? Right? So that is the basic analogical difference between polar covalent and ionic, क्योंकि polar covalent और ionic दोनों में polarity दिखाई देती है। So it's not polarity. Delta 2 is very great. मैंने delta 2 greater than delta 1 नहीं लिखा है, मैंने लिखा है delta 2 is quite greater than delta 1. राइट? क्योंकि ये जो डेल्टा 2 है, मैं यहाँ पे और एक चीज लिखता हूँ जस्ट टू अंडरस्टैंड। आपका जो डेल्टा 2 वाला पार्ट होगा, डेल्टा 2 विल बी अप्रोक्सीमेटली लेट्स से अ फैक्टर, कोई भी एक फैक्टर ले लो, x मल्टीप्लाइड बाई एब्सोल्यूट चार्ज E. E इज द एब्सोल्यूट चार्ज 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, जो चार्ज की वैल्यू होती है ना, राइट? E वो वाला पार्ट है, तो डेल्टा 2 विल बी x मल्टीप्लाइड बाई E, वेयर x शुड बी ग्रेटर देन 0.5 एंड लेस देन 1। ये बात समझ में आई? मतलब डेल्टा 2 एब्सोल्यूट चार्ज की तरफ जाना प्रोन कर चुका होगा, तभी तो वो आयनिक है। ओवरलैपिंग ब्रेक होना स्टार्ट हो चुकी है, देन ओनली इट इज आयनिक, राइट? और पोलर कोवेलेंट में जस्ट एक थोड़ी सी पोलैरिटी आई है,
रेस्ट एवरीथिंग एग्जिस्ट वेरी वेल। समझ में आई बात कि जो डेल्टा वन होगा, डेल्टा वन विल बी इक्वल टू लेट्स से एक्स मल्टीप्लाइड बाई ई या वाई मल्टीप्लाइड बाई ई कर देते हैं इसको, वाई मल्टीप्लाइड बाई ई वेयर वाई हैज टू बी लेस देन 0.5 बिकॉज ओवरलैपिंग स्टिल डोमिनेट्स। ओवरलैपिंग डिमिनिश नहीं हुई है, ओवरलैपिंग तो ऑलरेडी थी, बहुत माइन्यूट चार्जेस आने स्टार्ट हुए हैं, दैट इज पोलर कोवेलेंट, इट इज ओनली अ पोलैरिटी, इट्स नॉट द चार्ज। और आयनिक के अंदर एब्सोल्यूट चार्ज आने स्टार्ट हो चुके हैं। नाउ द एगोनी इज कि वो 100% चार्ज तो क्रिएट होता ही नहीं है, वो तो बेसिकली आपको आयनाइज करना पड़ता है आइसोलेटेड गैसियस एटम बना करके। कंबाइंड स्टेट में वो 100% नहीं आता है, तो वो तो उस तरह का होगा कि अगर 0.8 या 0.9 ही आ गया है तो इट इज आयनिक। क्लियर हुआ? सो पोलर कोवेलेंट और आयनिक बिल्कुल एक्चुअली अपोजिट दुनिया है, कि वो दिखने में केवल पोलैरिटी है बट पोलैरिटी का एक्सटेंट बिल्कुल अलग अलग है ना। दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय आयनिक एंड दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय पोलैरिटी। पोलैरिटी मींस ओवरलैपिंग एंड आयनिक मींस नो ओवरलैपिंग ऑलमोस्ट। समझ में आई ये बात? क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ता है। हाँ, तो यही उसके अंदर बोला हुआ था, आयनिक में तो ओवरलैपिंग 50% से लेस क्या बहुत लेस हो जाती है, इट इज क्वाइट लेसर देन 50% इन फैक्ट। यहाँ पे तो वो क्वाइट लेसर आ जाएगा, और पोलर कोवेलेंट में तो इट इज क्वाइट ग्रेटर देन 50% इफ यू आस्क मी। क्लियर? ठीक है, ये वाले बंद करते हैं स्लाइड्स। हाँ, अभी नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट क्या करना था हमें, एक मिनट, एक तो ये वाला था, इसके बाद डीपीपी नंबर 1 ना। सो लेट्स स्टार्ट ओपनिंग द डीपीपीज। डीपीपी नंबर 1 में कोई डाउट अब? हाँ, एक बार चेक कर लो आप। Question 31. 31 Question 31, 32. 31 which metal is liquid at room temperature, which non-metal is solid with extremely high melting point। कौन सा non-metal है जो liquid है room temperature पे? वो तो हो गया था, उसके नीचे क्या है? नहीं, वो तो एक दूसरे थर्मोडायनेमिक्स का कुछ यहाँ पे प्रिंट हो गया, वो तो हटा दो यहाँ से, एस से ना, वो थर्मोडायनेमिक्स का है। 31 हो गया। हाँ, 32 इसमें करना क्या था, लाइक योर समझ में नहीं आया। सम ऑफ I1 plus I2 I3 plus I4 of nickel platinum based on ऑक्सीडेशन स्टेट, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, तो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें ऐसे कैलकुलेट हो जाएगी, आप देखो इसमें एक काम और कर लो, I1 plus I2 है और I3 plus I4 है, ये दिया हुआ है। आप एक काम करो, I1 plus I2 plus I3 plus I4 भी एक बार निकाल लो, उससे अभी क्लैरिटी आ जाएगी। Ni में एक बार इन चारों का समीशन भी कर लेते हैं। I1 plus I2 plus I3 plus I4, Ni में कितना आ रहा है, 2.49 एंड 8.8। और प्लेटिनम के अंदर भी कर लेते हैं, प्लेटिनम में 2.66 एंड 6.7, 2.66 है और 6.7 है। अच्छा, काफ़ी डिफरेंस आ रहा है। ओके, कितना हुआ ये, 2.49 एंड 8.8, तो 9 11.29, तो ये हो गया राइट। और ये हुआ 6.7 ना। ओके, लेट्स नेम इट एज सिग्मा आई, सबका समीशन। ओके, तो अब क्वेश्चन इज आस्किंग यू, ए पार्ट है मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकेल और
प्लेटिनम, ठीक है। ये तो हुआ सिग्मा आई, और इनका I1 प्लस I2 वाला जो पार्ट है वो ये है, दिस इज I1 प्लस I2, इसका ये है और इसका ये है, राइट। तो हाँ। तो नाउ सिंस 2.66 is greater than, एक मिनट, I1 प्लस I2 ना, हाँ 2.66 is greater than, एक मिनट रुको, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। चलो ऐसे देखते हैं कि अगर निकेल से निकेल 2 प्लस बनता है, और अगर Na से ही Na4 प्लस बनता है, तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वो कितनी होगी? एनर्जी तो एब्जॉर्ब ही होगी, आयनाइजेशन एनर्जी होगी, राइट। हाँ। तो निकेल से निकेल 2 प्लस अगर बनेगा तब तो 2.49 ही होगा, I1 प्लस I2, सही है ना। Na से Na प्लस बनेगा, फिर Na प्लस से Na2 प्लस बनेगा, हाँ। तो I1 प्लस I2 के बराबर की एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। और Na से जब Na4 प्लस बनेगा तो 11.29 की एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, राइट। इसी तरीके से प्लेटिनम से जब प्लेटिनम प्लस 2 बनेगा तब कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी? 2.66, राइट। और प्लेटिनम से जब प्लेटिनम प्लस 4 बनेगा तब कितनी एनर्जी? 9.36, राइट। अब ये कह रहा है कि क्वेश्चन पार्ट ए देखो, पार्ट ए इज सेइंग मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकेल एंड प्लेटिनम। वो कह रहा है कि निकेल और प्लेटिनम को आप कंपेयर कर लो, दोनों में मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी प्लस 2 होगी और किसकी प्लस 4 होगी। तो देखो देन एक्चुअली यू हैव टू कंपेयर कि भाई आपका प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाने के लिए यहाँ 2.49 एब्जॉर्ब हो रहा है और यहाँ 2.66 एब्जॉर्ब हो रहा है, तो जिसमें ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वो प्रोसेस रिलेटिवली अनफेवरेबल होता है, सही है। तो प्लस 2 अगर मुझे बनाना है तो एनर्जी किसको कम देनी पड़ेगी? मुझे निकेल को। तो निकेल की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 विल बी फेवरेबल फॉर निकेल, ठीक बात है। और इसी तरीके से अगर मुझे प्लस 4 बनाना है तो प्लस 4 में अगर आप देखोगे तो यहाँ 11.29 देना पड़ रहा है और यहाँ 9.36 ही देना पड़ रहा है, तो जो प्लस 4 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट है वो प्लेटिनम के लिए फेवरेबल हो जाएगी। गॉट इट? जिसमें एनर्जी का एब्जॉर्प्शन कम होगा वो प्रोसेस ज्यादा आगे बढ़ेगा ना, राइट। तो अगर प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट की हम बात कर रहे हैं तो निकेल वाला फेवरेबल है, लेकिन प्लस 4 की बात कर रहे हैं तो प्लेटिनम वाला फेवरेबल है। तो प्लस 2 विल बी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर निकेल एंड प्लस 4 विल बी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर प्लेटिनम। क्लियर हुआ? ऐसे, अच्छा, ठीक है ना। इसके बाद पार्ट बी क्या कह रहा है? इसका पार्ट बी भी सिमिलर ही है मेरे ख्याल में। नेम ऑफ द मेटल निकेल और प्लेटिनम विच कैन मोर इजीली फॉर्म कंपाउंड्स इन इट्स प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट। वो तो प्लेटिनम है ना, प्लस 4 में प्लेटिनम बना है ना ज्यादा आसानी से, वही पूछा है वापस से। वो तो पार्ट ए में क्लियर हो ही गया, सो पार्ट बी का आंसर आ जाएगा प्लेटिनम, राइट। ठीक है, और बताओ। और 35B 35B हाँ, वो अभी आज GIC में आएगा, वो तो नेचर ऑफ ऑक्साइड से। 35 तो वैसे होगा ही, 35 का पार्ट डी को छोड़ के कोई भी नहीं होगा आपसे। वो तो ए बी और सी तो GIC के पार्ट्स हैं, ए बी और सी छोड़ दो अभी, GIC का पार्ट है। हाँ, ए बी और सी तो अभी ये GIC वाली थ्योरी आएगी ना, उसमें आएगा आई थिंक। उसके शायद आज मैंने देखो थ्योरी नोट्स, ये तो पता लग गया सी। हाँ नहीं, आई थिंक मैंने उसके थ्योरी नोट्स शायद आपको आज भेजे थे, लेट मी चेक।
ऑल प्रॉपर्टीज नोट्स ये है ना, देखो GIC वाले जो नोट्स आज मैंने भेजे हैं, लेट मी डाउनलोड दिस। इसमें आएगा देखो ये है ना सेकंड पार्ट, नेचर ऑफ सेकंड कहाँ गया भाई, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। वो एक्सप्लेन तो मैं करूँगा, मैंने खाली एक लाइन की समरी लिखी हुई है इसमें, जिससे वो याद रहेगा। ये पूरा नेचर ऑफ ऑक्साइड यहाँ पे एक्सप्लेन होगा। हाँ वो पूरा इसके अंदर आया, काफ़ी बड़ा है। नेचर ऑफ ऑक्साइड, नेचर ऑफ ऑक्सी एसिड, हाइड्रा एसिड, बहुत कुछ है इसके अंदर। हाँ इसके अलावा और कोई डाउट DPP नंबर 1 में? नंबर 1 में नहीं है, नंबर 2 में। ओके DPP नंबर 1 को बंद कर देते हैं पहले। DPP नंबर 1 क्लोज्ड। अभी DPP नंबर 2। बोलो। इसमें पहले 30 क्वेश्चन हो गए मेरे से। फर्स्ट 30। क्वेश्चन 7 हो गया। एक मिनट, आप पेज नंबर वाइज बताओ, अलग अलग है ना इसके अंदर? हाँ वो नंबरिंग अलग है, तो कौन सा पेज? लाइक 5 पेजेस आर देयर। पहली DPP नंबर 1 में नहीं है। ओके अच्छा ठीक है, तो DPP नंबर 2 लेते हैं इसका। हाँ इसमें 2 में 7th वाला। 2 में 7th। How do you calculate this? What is the effective nuclear charge of lithium if its radius is this much? हाँ तो एक मिनट, नहीं वो तो हो जाएगा, बट मतलब ठीक है, वही कैलकुलेट तो वही हो जाएगा। लिथियम इज इक्वल टू 0.529 n² अपॉन Z इफेक्टिव, Z स्टार ऑंगस्ट्रॉम। किसे होगा? हाँ नहीं अभी आप पूरा नहीं कर पाओगे, उसका रीज़न है वो अभी नेक्स्ट वाले थ्योरी नोट्स में वो भी आ जाएगा। एनालॉजी में बता देता हूँ, n की वैल्यू लिथियम है ना, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, तो n की वैल्यू 2 रखनी पड़ेगी यहाँ पे। बट यहाँ वही Z स्टार अभी आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि Z स्टार विल बी इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। सिग्मा को वो कैलकुलेट करने का स्लेटर्स रूल का इक्वेशन नहीं बताया ना मैंने आपको, वो इक्वेशन आने के बाद हो जाएगा ये, वो भी GIC के एंड में आएगा। और Z की वैल्यू तो Z इज इक्वल टू 3 रखेंगे हम, राइट। बस सिग्मा आपको अगर पता चल जाएगा देन यू विल बी एबल टू कैलकुलेट। सिग्मा वही स्लेटर्स रूल से कैलकुलेट होगा, उसकी इक्वेशन अभी एंड में आएगी। ओके ठीक है हाँ, और बताओ। ठीक है, तो क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10, the atomic radius of F is 72 picometer and that of F minus is 136। ठीक है, calculate the percentage increase in volume। हाँ ठीक है, वो तो मतलब थोड़ा सा मैथमेटिकल क्वेश्चन है। वो ये कह रहा है कि आप जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम को ले लो 4/3 πr3, जो स्फीयर का वॉल्यूम होता है, राइट। अब वो कह रहा है कि F से F नेगेटिव बना दिया इलेक्ट्रॉन का एडिशन करके। इसकी रेडियस आप मान लो R1 है और इसकी रेडियस R2 है, राइट। तो जो वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई R1 क्यूब हो जाएगा और R2 क्यूब हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम, तो परसेंटेज इंक्रीज क्या होगा? परसेंटेज इंक्रीज होगा वॉल्यूम चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल जो V इनिशियल था, ओरिजिनल वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 100। परसेंटेज क्या होता है? चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इनटू 100, राइट। तो डेल्टा V क्या आएगा यहाँ पे? डेल्टा V आ जाएगा जो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, V2 माइनस V1। तो V2 माइनस V1 क्या आएगा? 4/3 पाई तो बाहर आ जाएगा, R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब। और जो V इनिशियल है, इनिशियल V क्या लोगे आप? V1 लोगे जो ओरिजिनल वॉल्यूम था, विच इज 4/3 पाई R1 क्यूब, राइट। तो जब आप इन वैल्यूज को पुटअप करोगे यहाँ पे और जब डिवाइड करोगे तो द परसेंटेज इंक्रीज वुड बी, ये 4/3 पाई तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो दिस विल बी बेसिकली R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब डिवाइडेड बाई R1 क्यूब, राइट, मल्टीप्लाइड बाई 100। तो खैर साथ में रहेगा ही, और वो भी अगर आगे कंप्लीट डिवीजन आप कर लोगे तो ये हो जाएगा R2 बाई R1 होल क्यूब
-1 और ये बड़ा वाला ब्रैकेट और बाहर 100। क्लियर? तो कुछ भी नहीं है, वो दोनों की R2 और R1 की वैल्यूज आपको दी हुई हैं। कन्वर्ट कुछ भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों ही आपको पिकोमीटर में दिया हुआ है। तो 136 बाई 172 कर दो, उसका क्यूब करके -1 × 100, दैट इज द आंसर। हाँ, क्वेश्चन 1 का डिस्कस करना था अगले शीट में। ये वाला सोडियम है। हाँ, इसका पहले वाले का एल्यूमिनियम, सेकंड वाले का सिलिकॉन, थर्ड वाले का आर्गन। हाँ, मैं थर्ड पीरियड है बेसिकली। तो पहले वाले का क्या बताया आपने? एल्यूमिनियम। नहीं, एल्यूमिनियम कहाँ से आ गया? I1 I2 में लार्ज डिफरेंस है, पहला वाला ही तो सोडियम है। हाँ, तो मैग्नीशियम हुआ। अरे फर्स्ट है ग्रुप, I1 एंड I2 में लार्ज डिफरेंस फर्स्ट है में होता है। I1 I2 में लार्ज डिफरेंस है ना, NS1 से नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में चला जाता है ना। हाँ, तो सोडियम हुआ ना 1A ग्रुप का थर्ड एलिमेंट, हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम, राइट? सो I1 एंड I2 में लार्ज डिफरेंस है तो इट हैज टू बी सोडियम। और Y में I2 और I3 में लार्ज डिफरेंस है तो सेकंड है ग्रुप का। वो सेकंड है का Mg। सेकंड डे का बेरिलियम मैग्नीशियम Mg। और जो Z है, Z में एग्जैक्ट आंसर नहीं दे सकते इसमें। नहीं, वो ये वाला है NOF के नीचे कौन से आते हैं पूरा। हाँ, तो P ब्लॉक में से होगा। हाँ, तो इनमें से कोई भी हो सकता है क्योंकि वो उसका रीजन ये है भाई, आपका देखो Y इज मैग्नीशियम, ये श्योर है, राइट? तो यहाँ पे Mg होता है कहीं पे, ठीक है। अब Y इज मैग्नीशियम, ये श्योर है, तो आयना। अच्छा, इसमें भी एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, रुको। यहाँ बेरिलियम है, फिर आपका बोरोन आएगा, फिर कार्बन आएगा, राइट? अब बेरिलियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी है, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, क्वेश्चन याद आएगा, ये बोरोन से ज़्यादा होती है, राइट? तो बोरोन के नीचे जो एल्यूमिनियम है, अभी ये वाला तो अब हो ही नहीं सकता है, तो इसको मैं क्रॉस कर रहा हूँ क्योंकि मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी आपके एल्यूमिनियम से ज़्यादा होगी। तो आपका देखो जो एलिमेंट Z है, Z का I1 Y के I1 से जस्ट डबल है ऑलमोस्ट। सही है ना? I1 ऑफ Z इज अप्रोक्सीमेटली ट्वाइस ऑफ I1 ऑफ Y एंड Y इज मैग्नीशियम, ये आपको पता है ऑलरेडी, राइट? तो देन द पॉइंट इज कि फिर तो वो सिलिकॉन भी नहीं होगा क्योंकि ऑलमोस्ट डबल है। एल्यूमिनियम तो नहीं हो सकता है, सिलिकॉन भी नहीं हो सकता है। तो द आंसर विल बी कि भाई इन तीन में से कोई ना कोई एक हो सकता है। ये वाले जो तीन आपको दिए हुए हैं, दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। फास्फोरस, सल्फर, Cl में से कोई भी एक हो सकता है। और उसमें भी जो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी अगर कभी मुझसे पूछी जाएगी, हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है फास्फोरस की, सेकेंड पॉसिबिलिटी है Cl की, थर्ड पॉसिबिलिटी है सल्फर की। द रीजन इज कि इनका जो सल्फर का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, फास्फोरस का, सॉरी, इनका आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर आएगा सल्फर, फिर फास्फोरस, फिर Cl। तो वो जो बीच वाला था उसको मैंने हाईएस्ट प्रायोरिटी दी क्योंकि दो ऑलरेडी मैं क्रॉस कर चुका हूँ ना। तो मेरा अंदाजा था कि भाई यहाँ कहीं एल्यूमिनियम, SI वगैरह घूम रहे होंगे, तो बेसिकली ये इस तरीके से रहेगा, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, SI वैसे यहाँ कहीं ये सब घूम रहा है। तो व्हाट आई थॉट कि बेसिकली यहाँ तक पहुँचते मतलब इनके जो ऑर्डर्स की अगर हम बात करें तो आपके पास में जो ऑर्डर रहेगा सल्फर, फिर सल्फर के पीछे कौन सा आएगा? सिलिकॉन आएगा, फिर आपका मैग्नीशियम आएगा और फिर एल्यूमिनियम आएगा, राइट? तो मुझे एक्चुअली ऐसा कोई एलिमेंट इन्वेंट करना था जहाँ पे मैं मैग्नीशियम से मूव करूँ और वहाँ तक पहुँचते पहुँचते आयनाइजेशन एनर्जी डबल हो जाए। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाज कि बीच वाले दो अगर क्रॉस कर जाऊँगा या तीन क्रॉस कर जाऊँगा तो डबल होने के चांसेस हैं। सो द बेस्ट पॉसिबिलिटी इज फास्फोरस, देन Cl, सल्फर की बहुत वीक पॉसिबिलिटी है, बट इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, राइट? दिस इज योर आंसर फॉर Z। X और Y तो इन्वेंट हो ही गए, X सोडियम है और अपना Y मैग्नीशियम।
और ये Z है। क्लियर? ओके। अगला क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 इसी में ये तो हो गया ना अभी? हाँ ये हो गया। हाँ और तो ये वही वाला है, सिंगल है। हाँ ओके, तो इसमें देखते जाओ, कोई डाउट्स हो तो बताओ। क्वेश्चन 7 जो अभी हमने किया 7 तो था, अभी हम सॉल्व किया, वो तो रिपीटेड क्वेश्चन। वही वाला है। हाँ हाँ, क्वेश्चन 10। क्वेश्चन नंबर 10। हाँ वो तो पता ही है बेसिकली, अब मैग्नीशियम है। तो कैसे? वो ऐसे कि इसने आयनाइजेशन एनर्जी दी हुई है 738 14 I2 I3 में लास्ट डिफरेंस है, तो सेकंड डे ग्रुप का एलिमेंट होगा। और सेकंड डे ग्रुप के एलिमेंट में ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, अभी तो बताया था कि 738 मैग्नीशियम का। हाँ, तो वो वैसे तो पीरियड प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, बट पता था इसलिए आइडिया। ग्रुप प्रिडिक्ट कर पाते हैं, अदरवाइज ग्रुप इज सेकंड डे। पीरियड वैसे नहीं प्रिडिक्ट कर पाते, बट ऊपर से पता था इसलिए बताया कि मैग्नीशियम, अदरवाइज सेकंड डे ग्रुप का एलिमेंट। हाँ और तो अगली वाली शीट में क्वेश्चन नंबर 4 यानी क्वेश्चन नंबर 3 है, पर हम तो नंबर कर दो। ये वाला, हाँ वो अभी नहीं होगा, वो एक बार एटॉमिक स्ट्रक्चर का ब्रशअप करवा दूंगा तब होगा। वो बहुत टफ हो जाए। वो एक्चुअली इसमें इसलिए आया है, वो बहुत पहले बंसल लाइज में एक एडिशन था कि नेक्स्ट चैप्टर जब शुरू होता था तो पीछे वाले के कुछ कुछ रिविजनरी प्रॉब्लम्स डालते थे, तो वो तो काफ़ी डिफिकल्ट वाले होते हैं ना। मतलब वो पीरियडिक चल रहा है तो वो एटॉमिक के डिफिकल्ट क्वेश्चन डाले हुए हैं रिविजन के लिए। अच्छा तो वो एटॉमिक का ब्रशअप ले लेंगे, उसके बाद होगा। फिर क्वेश्चन 5 का बी, मतलब इसका मतलब क्या है? Number 1 paired electrons in its dipositive and tripositive ion. Atomic number of an element is 27. कौन है भाई 27? कोबाल्ट। हाँ हाँ कोबाल्ट है, तो वही कोबाल्ट 2 प्लस और कोबाल्ट 3 प्लस में पूछ रहा है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सॉल्व कर देते हैं। ये ऐसे सॉल्व होगा। कोबाल्ट की कॉन्फ़िगरेशन हो गई, क्या था भाई? 3d7 4s2। हाँ 3d7 4s2, बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। हाँ तो वो है ना कि जब इलेक्ट्रॉन का आप रिमूवल करते हो ना, वो उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है। अगर आप फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करोगे, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो 4s और 3d में से किसको प्रायोरिटी दोगे, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन करोगे आयनाइजेशन के टाइम पे, तब आप 4s और 3d में से किसको प्रायोरिटी दोगे। तो दोनों केसेस में प्रायोरिटी 4s को ही देते हो आप। इलेक्ट्रॉन फिल भी पहले 4s में होता है और रिमूव भी पहले 4s से होता है। वो उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे तो n+l रूल आ जाता है। दोनों का n+ सेम है, दोनों का n+l सेम है, n के हिसाब से 4s में फिल होता है, राइट? दोनों का n+l तो सेम ही है, n+l इज इक्वल टू 4 इन बोथ ऑफ द केसेस, बट n जिसका ग्रेटर होता है उसमें फिल होंगे। और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन में, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्वांटम थ्योरी के हिसाब से होता ही नहीं है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है डिस्टेंस ऑफ सबशेल फ्रॉम न्यूक्लियस। जो बाहर की साइड होगा वहां से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल पहले होगा। तो इसमें भी जो n इज इक्वल टू 4 होगा, वो तो ऐसे होगा ना कि ये न्यूक्लियस है, यहाँ कहीं जाकर के n बराबर 3 मिलेगा, और फिर आगे यहाँ कहीं जाकर के n बराबर 4 मिलेगा। तो वो n बराबर 4 से इलेक्ट्रॉन पहले भाग जाएंगे। क्लियर हुआ? तो जो कोबाल्ट 2 प्लस की कॉन्फ़िगरेशन होगी, कोबाल्ट 2 प्लस की कॉन्फ़िगरेशन होगी 3d7 4s0। 2 इलेक्ट्रॉन जा चुके होंगे ना, राइट? हाँ, तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर जा चुके होंगे, अब 3d7 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 3d7 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1 2 3 4 एंड 5। फिर पेयरिंग शुरू करेंगे 6 एंड 7, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं।
इसका तो आंसर आ गया, नंबर 1 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 3, राइट। और इसी तरीके से आप कोबाल्ट 3+ बना लो, आप कोबाल्ट 3+ में अब तो 3D से रिमूवल शुरू होगा ही, क्योंकि 4s में तो ऑलरेडी 0 हो चुका है, तो ये हुआ 3D6 4s0, राइट। तो 3D6 है तो एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव हो जाएगा, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 बचेंगे। एक और इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन और निकाल दो ना, पहले अनपेयर्ड और पेयर्ड में से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले रिमूव होता है ना। नहीं, सॉरी, ये गड़बड़ हो गया। नहीं, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन जब हो जाता है, नहीं, वो दोनों में से कोई भी नहीं निकलता है। जब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अ वेव, क्वांटम वेव थ्योरी के बेस पे है, जब इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो गया, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होने के बाद ही सब शेल अपने आप को रीअरेंज करेगा। अच्छा, आप उसके पहले ड्रॉ ही नहीं करोगे। आपने पहले इलेक्ट्रॉन का रिमूवल कर दिया, अब 6 इलेक्ट्रॉन्स बचे ना, अब जब 6 इलेक्ट्रॉन्स बच गए, बस उसको अब आप अरेंज करो। तो जब 6 इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करोगे तो पहले 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे ड्रॉ होंगे और 6th इलेक्ट्रॉन ऐसे ड्रॉ हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 4। दिस विल बी इट्स आंसर। समझ में आई बात? इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर है। तो वो पहले रिमूवल हो जाएगा, उसके बाद रीअरेंजमेंट करोगे आप। रीअरेंजमेंट करने के बाद में रिमूवल नहीं करोगे, ऐसा नहीं होता। मतलब पहले जो भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होना है वो हो जाएगा, उसके बाद ही तो सिस्टम अपने आप को सेटल डाउन करेगा। क्लियर हुआ? ऐसा नहीं होगा कि बेसिकली आप कोई भी अगर मतलब इसमें से कोई भी अगर आप करते हो, इफ यू डू दिस और इफ यू डू दिस, दोनों ही गलत है। क्योंकि रीअरेंजमेंट वो मतलब मेथड ही गलत हो गया ना। रीअरेंजमेंट होने के बाद थोड़ी रिमूवल करोगे, रिमूवल हो गया उसके बाद सिस्टम वापस से अपने आप को रीअरेंज करके स्टेबिलिटी की तरफ प्रोन करना शुरू करेगा। तो पहले उसकी कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे, उसके बाद में उसको रीअरेंज करो। क्लियर? हाँ, आगे बताओ। 10th effective atomic number of aluminium। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर तो वही Z स्टार होता है ना, Z माइनस सिग्मा, वही सिग्मा के। हाँ, तो वो कैलकुलेट होने के बाद पता चलेगा, अभी नहीं कर पाओगे, वो तो सिग्मा का कैलकुलेशन है। और कौन सा? वो सिग्मा कैलकुलेट करना नहीं आता, वो कितना है? हाँ नहीं, सिग्मा 15 the ionization energy of transition element is reasonably constant in comparison to p block elements। वही d block contraction and lengthened contraction। हाँ, कॉन्ट्रैक्शन हो गया। हाँ, दोनों कॉन्ट्रैक्शन उसी में ही आते हैं ना, d block में। तो रेडियस में वो सुपरसीड कर जाते थे, यहाँ पे वो ऑलमोस्ट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से फिर वो जो इंक्रीज होना था वो नहीं होता है ना। क्लियर? चलो, ये फिनिश हो गया। ठीक है, ये वाले तो मैंने फिर राकेश की बुक में जो थी उसमें से मैंने तो कुछ जेई में वाले क्वेश्चन मतलब अटेम्प्ट किए तो मुझसे हो रहे थे। हाँ देखो, क्वेश्चंस तो मैंने बताया ना, वो तो ये वाले आप डीपीपीज कर लोगे, इसमें सारी चीजें इंक्लूडेड हैं। एक बार बस ये थ्योरी और डीपीपीज हो जाएंगे ना, इसके बाद कोई भी क्वेश्चन होता जाएगा। इसीलिए तो मैंने कहा था वो फेस वाली बुकलेट आप करोगे ठीक है, नहीं करोगे तो वो क्या है, बहुत ज्यादा बल्क में उन्होंने दे दिया है, टॉपिक वाइज उतना नहीं दिया है, तो वो टाइम मिले तो कर लो, अदरवाइज ऐसा कोई खास जरूरी नहीं है। वो तो ये थ्योरी और ये डीपीपीज करने के बाद जेई वाले क्वेश्चंस कर लो, वो सारे ही हो जाएंगे। बस ये थ्योरी और ये अभी डीपीपीज भी काफी सारी आती जाएंगी ना, तो उसके अंदर बस आपको थोड़ा टाइम लगेगा। आज के असाइनमेंट में जैसे मैंने ये जो आपको भेजे थे, लेट मी ओपन, यहाँ पे होगा, ये देखो, ये वाले जो मैंने इसके ऊपर भेजा होगा, आई थिंक कहाँ गया, जीआईसी नोट्स। तो ये जो अब जैसे मैंने भेजे थे, ये चेकलिस्ट और ये जो की पॉइंट्स है, ये मैं आज वाले असाइनमेंट में अब आपको बेसिकली देने वाला हूँ। ये यहाँ पे है, देखो थ्योरी नोट्स में, जैसे ये चेकलिस्ट है, ये चेकलिस्ट पूरी आपको रिवाइज करके इसमें कुछ जो भी क्वेश्चंस वगैरह है सब आपको अच्छे से देखना है। सारी चीज़ें बहुत ध्यान से देखनी है, जैसे ये EAT, A2+, यूज पीरियोडिसिटी ऑर्डर, बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, कौन सा कैसे सॉल्व किया हुआ है, इसमें सारे जितने भी स्पेसिफिक क्वेश्चंस वगैरह हैं सब कुछ इसके अंदर दिया हुआ है। तो इसमें से जो भी चीज़ आपको नहीं भी समझ में आया आप मार्क कर लेना, वो मुझसे पूछ लेना। देखो नीचे मैच लिस्ट वगैरह दी हुई है, ये एनर्जी दी हुई है,
यहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से रिलेटेड है मेरे ख्याल में, तो ये डेल्टा एच ई जी के कंपेरिजन्स किए हुए हैं, राइट। तो ये पूरा आपको बेसिकली रिवाइज करना है। फिर चेकलिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, तो जहाँ पे जो भी चीज़ क्लियर नहीं हो वो आप मेरे से पूछ लेना, हाँ ठीक है। राइट। ये चेकलिस्ट में, और इसी तरीके से की पॉइंट्स और चेकलिस्ट में कुछ चीज़ें कॉमन भी होंगी, और काफ़ी सारी चीज़ें अलग अलग होंगी। देखो ये काफ़ी सारे एटॉमिक रेडियस के ऑर्डर्स वगैरह, ये जितने भी हैं ये पूरा एक बार कर लेना, क्योंकि इसमें जितने भी स्पेसिफिक जो मेन काम की चीज़ें होती हैं वो सारी मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट कर दी। हाँ ठीक है, तो ये आज के असाइनमेंट में ये मैं देने ही वाला हूँ। अभी लेट्स स्टार्ट नाउ अपना जीआईसी वाला पार्ट। आज मैं डीपीपीज इसके बाद नहीं दूंगा, जीआईसी के भी मैंने इसीलिए वो नोट्स आपको भेज दिए थे। इस देखो मैंने क्या क्या भेजा है वो मैं आपको बता देता हूँ। आज जीआईसी वाला ही पार्ट हो पाएगा, तो आप ये असाइनमेंट में एक तो ये चेकलिस्ट और ये की पॉइंट्स वाला पूरा पार्ट कंप्लीट करोगे। ये जीआईसी वाले नोट्स मैंने भेजे हुए, जहाँ तक हो जाएंगे वहाँ तक आप पूरा इसको फिर रिवाइज कर लेना। और ये ऑल प्रॉपर्टीज नोट्स अभी मत देखना, क्योंकि इसमें तो जीआईसी के भी आगे आता है वो सॉल्युबिलिटी एंड लेटेस्ट एनर्जी वगैरह, वो इसमें है, ये इसके बाद होगा। तो पहले अभी ये जीआईसी वाले नोट पे फोकस करना हो। तो आज मैं सब मटेरियल अरेंज कर रहा था एक फोल्डर में, तब मैंने आपको ये भेज दिया था। अच्छा है ना। डीपीपीज अभी जीआईसी वाली मैं आज नहीं दूंगा, क्योंकि इमीडिएटली फिर बहुत लोड हो जाएगा, क्योंकि आपको चेकलिस्ट की पॉइंट वाला पार्ट करना होगा और ये जीआईसी का पूरा पार्ट कंप्लीट करना होगा। तो डीपीपीज हम लोग सैटरडे वाले लेक्चर में पहले 2-3 डीपीपीज हैं इसकी, वो पहले कुछ पार्ट सॉल्व करेंगे, फिर वो मैं आपको दे दूंगा असाइनमेंट। ठीक है। हाँ, अब जीआईसी वाले नोट्स कहाँ गए हमारे? अभी तो यहीं थे, कहाँ गए? ये रहा। ओके, लेट्स कम टू दिस जीआईसी। वही एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लास्ट था, वहीं से वापस स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, वो नेचर ऑफ ऑक्साइड नीचे वापस कंटिन्यू हो रहा है। देखो नेचर ऑफ ऑक्साइड एग्जैक्टली क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। नेचर ऑफ ऑक्साइड में बेसिकली एक मैंने ये लिया आपका एक्सओ मतलब जैसे अलग अलग तरह के ऑक्साइड होंगे, तो उसमें से एक मैंने बॉन्ड ले लिया जो ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड तो हो गई, राइट। जैसे अलग अलग होंगे ना, सोडियम ऑक्साइड एंड देयर कैन बी मेनी अदर। तो नेचर ऑफ ऑक्साइड को प्रिडिक्ट करने के लिए सबसे पहले तो हम प्रिडिक्ट ही ऐसे करते हैं, आप उसको वाटर में डाल दो। जैसे यहाँ पे आप पहले ये देखो, नेचर ऑफ ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड होते हैं, बेसिक ऑक्साइड होता है, तो उसका जो मेन क्लासिफिकेशन होता है, बाकी तो उसके सब्सिडरी क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले आप उसको वाटर में डिजोल्व करो, विच इज़ एक्सेस ऑफ H2O, मतलब प्लस H2O किया हुआ है मैंने। जब मैं प्लस H2O करूँगा तो ये एक चीज़ 100% श्योरिटी है यहाँ पे कि आपका XOH बॉन्ड जरूर बनेगा। सही बात है ना। जो भी कंपाउंड फॉर्म होगा, जैसे Na2O है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, अगर Cl2O है तो ClOH बनेगा, राइट। लेकिन जो भी X होगा, X कैन बी मेटल, X कैन बी नॉन मेटल, मैंने एक जनरल सिंबल लिया हुआ है यहाँ पे। तो अब XOH बॉन्ड जरूर फॉर्म होगा, ये श्योर है। श्योर। अब यहाँ पे XO बॉन्ड और OH बॉन्ड, इनकी जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटीज है उनको मैं नाम दे देता हूँ, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस को मैं नाम दे देता हूँ डेल्टा En1 और डेल्टा En2। ठीक है। डेल्टा En2 की वैल्यू तो ऑलरेडी फिक्स्ड है, 3.5 माइनस 2.1 विच इज इक्वल टू 1.4। 3.5 ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी थी, हाइड्रोजन की 2.1 थी। सही है ना। डेल्टा En1 फिक्स नहीं है, एक्स जो भी होगा उसके हिसाब से वेरी करता जाएगा ये, राइट। चलो याद है। अब देखो यही मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, डेल्टा En1 डेल्टा En2, डेल्टा En2 इज फिक्स 1.4। अब बड़ी मजेदार चीज ये है कि जब डेल्टा En1 ग्रेटर देन 1.4 होगा ना, तो इस ऑक्साइड की नेचर बेसिक होगी। क्यों होगी? क्योंकि डेल्टा En1 ग्रेटर देन 1.4 जब हुआ, यहाँ पे देखो, इफ डेल्टा En1 में मैंने दो पार्ट कर दिए बेसिकली, कि डेल्टा En1 इज ग्रेटर देन 1.4 और लेस देन 1.4। 1.4 क्यों लिया? क्योंकि मैं दूसरे वाले बॉन्ड से इसको कंपेयर कर रहा हूँ, पास वाले से। क्यों कंपेयर कर रहा हूँ वो भी मैं बता देता हूँ। बड़ी सिंपल सी चीज़ है, ये जो बॉन्ड हमने अभी बनाया XOH, पानी के अंदर तो डाला ही हुआ है, तो दो ही तरह से ब्रेक होगा फाइनल डिसोल्यूशन में। या तो ये X प्लस कैटायन और OH माइनस एनायन बनाएगा,
या फिर ये XO नेगेटिव एनायन और H प्लस एनायन बना H प्लस कैटायन बनाएगा। यही दो ब्रेकअप पॉसिबल है, राइट। तो ये जो दो ब्रेकअप हैं इसमें क्लियर ही है कि अगर ऊपर वाला ब्रेकअप हुआ तो बेसिक नेचर होगी सॉल्यूशन की क्योंकि OH माइनस आ गया, और नीचे वाला हुआ तो एसिडिक होगा। और जो नेचर की सॉल्यूशन होगी अल्टीमेटली, एक ऑक्साइड है उसको मैंने पानी में डाल दिया, जो अब सॉल्यूशन बना उसकी जो नेचर होगी वही उस ऑक्साइड की नेचर होगी। क्लियर। तो अब मैंने ऐसा क्यों किया दो पार्ट में, मैं 1.4 से क्यों कंपेयर कर रहा हूं, क्योंकि मुझे ये देखना है जो बॉन्ड ज्यादा पोलराइज होता जाएगा, डेल्टा EN1 जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने आज ही देखा था, डेल्टा EN1 जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आयनिक नेचर बढ़ेगी, क्योंकि पोलैरिटी इंक्रीज होगी ना। डेल्टा EN1 ग्रेटर देन 1.7 और 2.1 पे तो आयनिक ही हो जाता है ना, आयनिक हो जाता है, राइट। तो इसका मतलब डेल्टा EN1 ग्रेटर देन 1.4 अगर होगा तो ये आयनिक हो जाएगा। एक मिनट, डेल्टा EN1 ग्रेटर देन 1.4 अगर होगा तो जो XOH बॉन्ड मैंने बना रखा है और डेल्टा EN1 लेस देन 1.4 पे भी इसको बना करके एनालाइज कर देते हैं। अब जो आयनाइजेशन होगा, जिस तरीके से जिस पोलैरिटी में ये ब्रेकअप होना स्टार्ट होगा, डेल्टा EN1 ग्रेटर देन 1.4 है तो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि ये वाला बॉन्ड ज्यादा पोलराइज हो जाएगा ना। और डेल्टा EN1 लेस देन 1.4 है तो यहाँ पे ब्रेकअप हो जाना चाहिए, तो ये वाला पोलराइज हो जाएगा। ये क्लियर है यहाँ तक? सही है ना। अच्छा, अगर ये वाला पोलराइजेशन होता है तो इसका मतलब X प्लस और OH माइनस बनेगा, और इस पोलराइजेशन में XO नेगेटिव और H पॉजिटिव बनेगा। सही है ना, राइट। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो दैट डज रियली मीन कि यहाँ पे एक बेसिक सॉल्यूशन होगा और यहाँ पे एक एसिडिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। तो इस चीज से एक्चुअली ये निकल करके आ रहा है कि डेल्टा EN1 ग्रेटर देन 1.4 अगर होगा तो ये बेसिक ऑक्साइड होगा, और अगर डेल्टा EN1 लेस देन 1.4 होगा तो ये एक एसिडिक ऑक्साइड हो जाएगा। Am I right? सही है ना। ये देखो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, डेल्टा EN1 ग्रेटर देन 1.4 पे बेसिक ऑक्साइड, डेल्टा EN1 ये मिसप्रिंट है वो करेक्ट कर लेना, डेल्टा EN1 लेस देन 1.4 आएगा यहाँ पे तो ये एसिडिक ऑक्साइड। हाँ, वो डेल्टा EN2 प्रिंट हो गया, डेल्टा EN2 तो फिक्स्ड ही है तो उसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो इसलिए वो स्क्रीन दिखा देना। लो, वो तो सेव होते ही आ रही है, मैं भेजता ही आ रहा हूँ, लिंक भेज देता हूँ मैं आजकल आपको स्क्रीनशॉट्स के भी, क्योंकि वो भी मैं गूगल ड्राइव में ही आजकल सेव कर देता हूँ। क्लियर? ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। ये कहाँ से आ गया? तो हाँ ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ तो ऑलरेडी मैं पहले बता ही चुका हूँ, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी बता चुका हूँ। इसके बाद में ये बॉन्ड स्ट्रेंथ में लास्ट में जो लिखा है थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज, इसको भी छोड़ देना, ये GIC के काफ़ी एंड में आएगा। थर्मल स्टेबिलिटी अभी डिस्कस नहीं किया मैंने आपसे, ठीक है। इसके बाद हाँ, अब जनरल समरी नेचर ऑफ ऑक्साइड। तो 5 तरह के ऑक्साइड होते हैं, एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक, न्यूट्रल, एम्फीप्रोटिक।
वन बाई वन उनको मैंने डिस्कस करना शुरू किया है। एसिडिक ऑक्साइड कौन से होंगे? जो एसिडिक सॉल्यूशन प्रोड्यूस करेंगे व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, राइट, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड ऑल्टरनेटिव प्रॉपर्टी, एसिडिक ऑक्साइड वो होंगे जो विच रिएक्ट्स विद बेस एंड नॉट विद एसिड। एसिड एसिड से तो रिएक्ट नहीं करेगा, राइट, तो मतलब जो बेस से रिएक्ट करेगा वो भी एसिडिक ऑक्साइड ही होगा, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली नॉन मेटालिक ऑक्साइड जितने भी होंगे वो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं, क्योंकि नॉन मेटल्स ही एसिड बनाते हैं। एसिडिक ऑक्साइड कौन सा हुआ? जो पानी में जाकर के H+ देगा वो एसिडिक ऑक्साइड है, राइट। तो यहाँ पे वो जैसे ये पूरा हम कर ही रहे थे, तो अब ये जो XO है, अब आप यहाँ पे देखो, वैसे भी अगर X को मैं सोडियम रखता हूँ और X को अगर मैं Cl रखता हूँ, तो जो Na2O और Cl2O हो जाएंगे, इनके जो ऑक्साइड्स होंगे। और अब अगर इनको पानी में मैं डिज़ोल्व करता हूँ तो वैसे भी मुझे पता है कि यहाँ पे बनेगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे अगर मैं इसको पानी में डिज़ोल्व करता हूँ तो यहाँ पे बनेगा HOCl, हाइपोक्लोरस एसिड, राइट ना। फेमस बेस और एसिड है, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड है और एक हाइपोक्लोरस एसिड है, क्लियर। मतलब एक्चुअली बना तो नीचे वाला भी वही, उसको HOCl लिखते हैं क्योंकि वो H+ देता है, तो ये भी ClOH ही। बट क्या होगा कि ये ब्रेक इस तरीके से नहीं होगा, ये जब पानी में जाकर के ब्रेक होगा तो H+ और OCl- बनाएगा, इसलिए ये एसिड है, राइट, ड्यू टू डेल्टा EN। क्लियर हुआ? सही है, अग्रीड। हाँ, तो अब हाँ वापस उसके ऊपर आते हैं, विच रिएक्ट्स विद दिस, ठीक है। तो उसी के एग्जांपल दिए हुए हैं, SO2 है, H2SO3 बनाया, Cl2O7, वही जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं वो सारे एसिडिक ऑक्साइड्स ही हैं। बेसिक ऑक्साइड विच प्रोड्यूसेस बेसिक सॉल्यूशन विद वाटर, और बेसिक ऑक्साइड विच रिएक्ट्स विद एसिड एंड नॉट विद बेस। ये क्लियर है? क्लियर है। NaOH बेरियम हाइड्रोक्साइड, Na2O बेरियम ऑक्साइड। अच्छा, अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करेगा, जैसे बेरिलियम ऑक्साइड दिया हुआ है एग्जांपल, Na2BeO2 बनाता है, HCl BeCl2 बनाता है, तो दोनों से रिएक्शन कर रहा है ये, राइट। तो जो दोनों से रिएक्ट कर जाते हैं, अच्छा, वाटर में जब आप इनको मिक्स करोगे तो वो ऐसे नहीं कह सकते, एसिडिक बेसिक कोई भी हो सकता है इनका सोल्यूशन, क्लियर। अच्छा, इसके बाद में जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, अपार्ट फ्रॉम बेरिलियम ऑक्साइड, ज़्यादातर वो होते हैं जो मेटेलॉइड्स होते हैं, क्योंकि वो एनालॉजी वहाँ से मैच करती है कि जो नॉन मेटल है उसने एसिडिक ऑक्साइड दिया, मेटल ने बेसिक ऑक्साइड दिया, तो जो बीच की कैटेगरी के मेटेलॉइड्स होते हैं, जो सेमी मेटल होते हैं, वो ज़्यादातर एम्फोटेरिक ऑक्साइड देते हैं। तो बेरिलियम, अपार्ट फ्रॉम बेरिलियम ऑक्साइड, बाकी के जितने भी हैं, देखो एल्यूमिनियम है, गैलियम है, एसन है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, ये सारे के सारे हैं। आर्सेनिक का जैसे एंटीमनी है, एंटीमनी का मैंने SbO लिया और उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाया तो Na3SbO3 बना, और HCl से रिएक्ट करवाया तो SbCl3 बना, क्लियर। उसके प्रोडक्ट लिखे हुए हैं दोनों के अलग अलग, क्लियर हुआ? ओके। नॉर्मली एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर फाउंड इन दोज एलिमेंट जो मेटेलॉइड या मेटेलॉइड के आसपास के होते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड आप याद भी रख लो, बड़ी काम की चीज़ है। टोटल 4 ही होता है, NO, CO, MnO2, N2O। 2 नाइट्रोजन के हैं एक्चुअली, NO, N2O नाइट्रोजन के हैं, CO है और MnO2 है। न्यूट्रल ऑक्साइड वो होते हैं जो वाटर के साथ, मतलब वाटर में अगर डाल दिया, एग्जैक्टली न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाएंगे, pH 7 होगा वाटर का, उससे डिटेक्ट करते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड को। और एसिड और बेस न्यूट्रल है तो एसिड या बेस किसी के भी साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। रिएक्ट मतलब अपने आप रिएक्ट नहीं करेंगे, फोर्सफुल रिएक्शन तो क्या हो ही सकती है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। और ये जो CO है, CO बड़ा काम का है, न्यूट्रल ऑक्साइड में भी आता है, एंड वेरी वीकली एसिडिक ऑक्साइड भी होता है, ये कई बार पूछ लेते हैं।
CO दोनों कैटेगरीज में आता है। इट्स एन एसिडिक ऑक्साइड ऑल्सो, बहुत वीक एसिडिक प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी। वो कार्बोनिक एसिड बनाता है, अभी आगे जाके आप पढ़ोगे। CO प्लस H2O, यहाँ लिख भी देता हूँ मैं। वो जो CO होता है ना, CO को अगर वाटर में आप डाल देते हो तो वो H2CO3 बना देता है। लेकिन एक्चुअली वो जो H2CO3 बनाता है, ये मतलब एक्चुअली H2CO3 वैसे नहीं बनाएगा। मैं इसके पहले एक रिएक्शन आपको बताता हूँ। वो ऐसे होता है एक्चुअली, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप वाटर में डालोगे तो ये बनाएगा H2CO3। बट ये रिएक्शन बहुत हाईली रिवर्सिबल होती है, और जो रिवर्सिबल होती है ना इस डायरेक्शन में, जैसे ऊपर रिवर्सिबल रिएक्शन है तो यहाँ पे X% ले लो, और यहाँ पे रिवर्स रिएक्शन का एक्सटेंट Y% ले लो, तो Y% इज क्वाइट ग्रेटर देन X%, बिकॉज ये अनस्टेबल एसिड कहते हैं इसको। कार्बोनिक एसिड नाम है इसका, दिस इज नोन एज अनस्टेबल एसिड। अच्छा। तो पीछे वाली डायरेक्शन में उसका जो एक्सटेंट है ना वो रिलेटिवली काफी ज्यादा होता है, राइट। तो वो जो H2CO3 बनता है वो वापस डिसॉल्व हो जाता है वाटर में। तो इसी तरीके से बेसिकली जो ये तो CO2 था, ऐसे ही अगर CO को वाटर के साथ लेकर के जाएंगे तो बहुत pH लेस देन एंड इक्वल टू 7 होता है, बहुत वीकली एसिडिक कैरेक्टर प्रोड्यूस करेगा और वापस रिवर्स रिएक्शन में चला जाएगा। क्लियर? तो ये CO इज न्यूट्रल एज वेल एज वेरी वीकली एसिडिक ऑक्साइड। मतलब ये लिखा भी हुआ है कि वो वीकली एसिडिक ऑक्साइड होगा इन प्रेजेंस ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिक एनवायरनमेंट। अगर बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिक एनवायरनमेंट होगा, काफी स्ट्रॉन्ग बेस डालेंगे, तब वो एसिडिक प्रॉपर्टीज शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अच्छा। फिफ्थ कैटेगरी इज एम्फीप्रोटिक। एम्फोटेरिक और एम्फीप्रोटिक अलग अलग होता है, आपस में कोई रिलेशन नहीं है, केवल टर्म्स सिमिलर है। एम्फीप्रोटिक वो होता है जो H+ को गेन भी कर सकता है और H+ को डोनेट भी कर सकता है। कॉमन एग्जांपल इज H2O। H2O को H+ अगर देंगे तो H3O+ बनाएगा, और H+ लूज करेगा तो H- बनाएगा, राइट। सो दैट दिस इज एम्फीप्रोटिक ऑक्साइड। क्लियर? एम्फीप्रोटिक स्पीशीज, नॉट ऑक्साइड। एम्फीप्रोटिक स्पीशी की अगर बात करें तो वाटर तो है ही एम्फीप्रोटिक स्पीशी में, अमोनिया भी है। H+ लूज भी करता है और गेन भी करता है। अगर H+ को ऐड करेंगे तो अमोनियम आयन बनेगा, और अगर इसमें H+ ये लूज करेगा तो NH2- एमाइड आयन बनेगा, राइट। बट ऑक्साइड नहीं है, ऑक्साइड इज वाटर, एम्फीप्रोटिक ऑक्साइड। क्लियर? पीरियोडिसिटी, लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे जाएंगे, एनालॉजी लेफ्ट टू राइट बिल्कुल सिंपल है। मेटल से नॉन मेटल की तरफ मूव कर रहे हो, लेफ्ट टू राइट मेटल से नॉन मेटल की तरफ जाओगे तो बेसिक ऑक्साइड से एसिडिक ऑक्साइड की तरफ मूव करोगे। मतलब लेफ्ट टू राइट एसिडिक नेचर बढ़ेगी, बेसिक नेचर कम होगी। क्लियर? टॉप टू बॉटम अगर आप जाओगे तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी ना, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो बेसिक नेचर बढ़ेगी। मेटल्स बेस बनाते हैं, तो पेरियोडिसिटी याद रखना, ऑक्साइड्स के अंदर पेरियोडिसिटी इज प्योरली बेस्ड ऑन नॉन मेटालिक एंड मेटालिक नेचर ओनली एंड नथिंग एल्स। नीचे एग्जांपल दिया हुआ है, वो अक्रॉस द पीरियड का सबके ऑक्साइड लिख दिए, थर्ड पीरियड के, सोडियम से लेकर के Cl तक के। तो वही इनके अगर बेस बनाओगे, ये NaOH है, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, Cl2O7 से तो HClO4 बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है इनफैक्ट पूरे पीरियोडिक टेबल में। SO3 है, इसको वाटर में डाल दोगे तो H2SO4 बनेगा। क्लियर? बीच में एम्फोटेरिक मिल जाएगा, तो मतलब इस बेस से शुरू हुआ, स्ट्रॉन्गली बेसिक, फिर बेसिक, फिर एम्फोटेरिक, फिर वीकली एसिडिक, एसिडिक एंड स्ट्रॉन्गली एसिडिक। यहाँ तक क्लियर है? हाँ। ठीक है। अब देखो एक और बड़ी मजेदार चीज नीचे दी हुई है, जैसे जैसे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन या और पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, ये प्लस ही नहीं है पॉजिटिव है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन या पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एलिमेंट बढ़ता है ऑक्साइड्स के केस में। वो एक ही एलिमेंट की बात कर रहे हैं जो मल्टीपल ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे नीचे एग्जांपल दिया ना, मैग्नीज MnO, Mn2O3, Mn2O7, 4-5 बनाता है। तो उसमें जो सेंट्रल एलिमेंट है जैसे मैग्नीज है, उसकी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। वो इंक्रीज, ये तो एक फैक्ट हुआ, उसका रीजन एक्चुअली ये है कि दोनों तरह से देख सकते हो आप। जैसे जैसे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, जैसे यहाँ पे Mn है, अब Mn
OH XOH था ना, तो जैसे जैसे ये मान लो यहाँ पे डेल्टा प्लस चार्ज है, अब ये डेल्टा प्लस जैसे जैसे बढ़ेगा, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे जैसे इंक्रीज होगी, आपका जो डेल्टा EN1 होता है, यहाँ पे होता है ना डेल्टा EN1, प्लस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा डेल्टा EN1 डिक्रीज होगा। वाई? द रीजन इज कि ये जो होता है ना यहाँ पे Mn XMn इज लेसर देन X ऑक्सीजन। ये मुझे कैसे पता चला? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है, सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है पीरियोडिक टेबल में। तो जो भी सेंट्रल एलिमेंट होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से डेफिनेटली कमी होगी, अनलेस अनटिल के यहाँ पे फ्लोरीन आ जाए, फ्लोरीन को छोड़ करके। राइट, तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी 3.5 से और पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ मैग्नीज बढ़ेगी ना? हाँ बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ मैग्नीज अगर बढ़ेगी तो डेल्टा EN1 कम नहीं होगा? डेल्टा EN1 क्या है? X मैग्नीज डिफरेंस X ऑक्सीजन, तो X ऑक्सीजन तो फिक्स ही है, 3.5 ही है ना। हाँ तो कम हो जाएगा। कम हो जाएगा ना, मान लो पहले मैग्नीज का 2 था, अब 2.2 हो गया, तो डिफरेंस कम होना शुरू हो जाएगा ना। तो डेल्टा EN1 जब लेसर होता है तब क्या होता है? एसिडिक नेचर बढ़ती है। अभी तो बताया था डेल्टा EN1 लेस देन 1.4 पे। क्लियर है ना? डेल्टा EN1 अगर ज्यादा होगा तब तो OH माइनस बनेगा, पोलैरिटी। डेल्टा EN1 अगर कम हुआ तो बेसिकली पोलैरिटी कम हो जाएगी ना MnO बॉन्ड की। तो वो पोलराइज नहीं होगा ना, H+ निकल जाएगा, एसिडिक नेचर बढ़ जाएगी। समझ में आई बात? तो इसीलिए तो लिखा हुआ है ये कंक्लूजन, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे जैसे बढ़ेगी एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ? पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। सही है ना भाई? डेल्टा प्लस क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट है ना। ठीक है ना? तो जैसे जैसे ये पॉजिटिव बढ़ेगा वैसे वैसे एसिडिक नेचर बढ़ जाएगा ना। मतलब अगर MnO लिया जाए और आपका लेट से Mn2O3 ले लो, तो इसमें अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? यहाँ पे तो +2 है, और यहाँ पे कितनी है? 2x - 6 = +3 है। तो Mn2O3 will be more acidic than MnO ना। ये ऑर्डर दिया हुआ है, ये देखो, MnO, Mn2O3, MnO2, MnO3, Mn2O7। समझ में आई बात? तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ना या परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बढ़ना, वो एक ही बात होती है, क्योंकि परसेंटेज ऑक्सीजन बढ़ा तो ऑक्सीजन -2 होता है ना, जितना वो बढ़ेगा वो -2 बढ़ेगा, तो ओवरऑल तो न्यूट्रल एलिमेंट है ना, तो इधर भी प्लस को बढ़ाना पड़ेगा आपको। तो वो स्टेटमेंट अलग अलग दिखता है बट सेम ही है। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होना या परसेंटेज ऑक्सीजन बढ़ना, दैट इज ऑल टुगेदर द सेम थिंग। अच्छा ठीक, क्लियर है? क्लियर। ओके। इसी में एसिडिक कैरेक्टर एक और तरीके से भी बेसिकली एक्सप्लेन होता है, वो भी यहीं पे मैं बता देता हूँ। ये तो रेगुलर जो हमेशा हम यूज करते हैं H+ वाला कॉन्सेप्ट है। बाकी जो एसिडिक बेसिक नेचर है, लुईस कॉन्सेप्ट भी है, सुना है इसके बारे में? लुईस कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं। लुईस कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर के ऊपर बेस्ड है, केमिकल बॉन्डिंग में आता है, वैसे एक जनरल कॉन्सेप्ट है। लुईस कॉन्सेप्ट ये कहता है, आपने अभी तक जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है, ग्रीन कलर से लिख रहा हूं, आपने अभी तक पढ़ा है कि H+ डोनर एसिड होता है और OH- डोनर बेस होता है। अभी तक ये पढ़ा है हमने। लुईस कॉन्सेप्ट H+ पे बेस्ड ही नहीं है। लुईस कॉन्सेप्ट कहता है, एक्चुअली लुईस कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था उन स्पीशीज के लिए जिसमें हाइड्रोजन एटम एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो हाइड्रोजन एटम ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो H+ और OH- आएगा ही नहीं बीच में।
राइट। तो वो मतलब ऐसी स्पीशीज जो वाटर में भी इंसॉल्युबल होंगी, आपने पानी में डाल दिया, अगर बन गया OH और ये सब तो ठीक है, कुछ ऐसी भी स्पीशीज हो सकती है ना जो वाटर इंसॉल्युबल हो। हाँ। तो उसमें तो H प्लस OH माइनस का कुछ होगा ही नहीं। वहाँ उसके लिए लुईस कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। लुईस कॉन्सेप्ट से इलेक्ट्रॉन पेयर के ऊपर बेस्ड है। लुईस कॉन्सेप्ट कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है वो बेस है, और ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है वो एसिड है। बहुत काम का कॉन्सेप्ट है, आगे जाकर के पूरा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में पूरा जहाँ पे लोन पेयर्स होते हैं, लोन पेयर्स का तो नाम सुना होगा ना, लोन पेयर्स बॉन्डिंग में होता है ना लोन पेयर। जैसे अमोनिया होता है यहाँ पे, तो अमोनिया के अंदर एक लोन पेयर है ना, 3 तो बॉन्ड बन गए और एक लोन पेयर बचता है ना। हाँ, तो अब जैसे एक लोन पेयर यहाँ पे बचा, तो ये लोन पेयर डोनर होता है, NH3BF3 कॉम्प्लेक्स बनता है ना। वो NH3BF3 कॉम्प्लेक्स ऐसे ही तो बनता है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है ना। बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, तो ये लोन पेयर से अपना ये बना लेता है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन ने डोनेट किया ना यहाँ पे, तो जब इसने यहाँ पे डोनेट किया तो ये लुईस एसिड होता है, क्योंकि इसने डोनेट कर, नहीं सॉरी, लुईस बेस, डोनर है ना। हाँ, तो ये लुईस बेस हुआ, और जो BF3 है वो लुईस एसिड होता है। क्लियर। और इसको याद रखने के लिए भी बहुत आसान है। H प्लस क्या होता है? प्रोटॉन होता है। हाँ, प्रोटॉन होता है। तो जो प्रोटॉन डोनर था वो एसिड था ना। हाँ। तो जब प्रोटॉन डोनर एसिड होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा वो उसका अपोजिट होना चाहिए ना। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अपोजिट होते हैं ना, तो प्रोटॉन डोनर एसिड था तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर बेस होगा। तो उससे आप मतलब ये तो हमेशा याद रहता ही है कि H प्लस डोनर एसिड है। तो लुईस में अगर याद नहीं रहता है तो उससे कंपेयर कर लो कि वो प्रोटॉन डोनेट होता था तो एसिड था, तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होगा तो ये बेस होगा, है ना। उसने एनालॉजी सेम रखी है उसने, लुईस में भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, इसलिए याद रखना बहुत आसान है उसको। राइट। तो यहाँ पे भी बेसिकली आप ये वाला भी जो पार्ट था ना, इसमें कहाँ लिखूं, ये वाली शीट खत्म हो गई, दूसरी लेते हैं। हाँ, तो वो लुईस के हिसाब से भी अगर आप देखोगे ना, तो जैसे जैसे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन। हाँ जी। हाँ, कुछ नहीं, मैं अपने भाई से कह रही थी उसमें। अच्छा, ओके। नहीं, मैं वो प्रीव्यू वगैरह बंद कर देता हूँ ना, तो आई कांट सी यू। हाँ, सो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज जैसे जैसे हो जाती है इसके अंदर। अच्छा, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बढ़ेगी तो हाँ, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बढ़ेगी तो एक तरीके से आप इसको ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ रही है। हाँ। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर वाली जो नेचर होगी वो भी बढ़ जाएगी। और सीधा सीधा पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया तो एनायन को तो अट्रैक्ट करेगा ही। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई, डेल्टा प्लस बढ़ गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन पेयर तो डेफिनेटली एक्सेप्ट होने के लिए आएगा ही ना। क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर नेचर अगर बढ़ जाएगी तो लुईस एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ जाएगा। राइट। तो वो लुईस एसिडिक नेचर से देखोगे तो वहां से भी एक्सप्लेन हो जाता है ये कि पॉजिटिव ऑक्सीजन दोनों में ही हो जाता है। H प्लस से इससे पहले मैंने आपको बताया था कैसे एक्सप्लेन होता है, वो डेल्टा EN से एक्सप्लेन हो जाएगा। और यहाँ पे लुईस एसिडिक कैरेक्टर से भी ये चीज एक्सप्लेन हो जाएगी दैट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है एक ही एलिमेंट में, अलाउड ओनली फॉर वन एलिमेंट। मतलब आप वो वैसा नहीं कर सकते इसके अंदर। ये कभी भी मत करना कि आपका जो मैग्नीज ऑक्साइड और N2O3 इसमें अगर आप कंपेयर करोगे, इसमें मत कंपेयर करना। मतलब बेसिस ऑफ दिस, अदर देन दिस तो एक्सप्लेन हो जाएगा, बट इसके बेसिस पे मत एक्सप्लेन करना। सेंट्रल एलिमेंट सेम होना चाहिए। दिस वी आर टॉकिंग अबाउट व्हेन सेंट्रल एलिमेंट इज सेम। क्लियर? ओके, ठीक है। इसी तरीके से फास्फोरस, नाइट्रोजन इसके अंदर दिया हुआ है। अब एक बड़ी मजेदार चीज है इसमें,
आपका MnO Mn2O3 एक बार इस सीरीज को लिखते हैं, देन MnO2 MnO3 एंड Mn2O7। उसके बाद में P2O3 लिख लेते हैं फॉस्फोरस के सीरीज को, P2O3 P2O4 P2O5। ये चीज़ तो मुझे पता है कि दिस इज अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर बेस्ड ऑन देयर ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अब अगर इसमें ये पूछा जाता है कि आप इसकी एब्सोल्यूट नेचर बताइए मुझे, मतलब कौन सा एक्चुअल में एसिडिक है और कौन सा एक्चुअल में बेस है, मतलब वाटर में अगर मैं इसको डाल दूं कौन H+ देगा और कौन OH- देगा, वो बता सकते हैं क्या? हाँ बता सकते हैं। कैसे बताएंगे बताओ, लॉजिक। चलो मैं तुमको हिंट देता हूँ, ऊपर वाले में मैग्नीज वाले के केस में बता सकते हैं, फास्फोरस वाली सीरीज में नहीं बता सकते। टेल मी व्हाई। अरे अभी अभी तो तुमको दूध और कॉर्नफ्लेक्स मिले हैं, तो अब तो पता चलना चाहिए ना, नहीं? देखो ये ऐसे बता सकते हैं, मैंने उस वजह से कहा था, वो जो 4 न्यूट्रल ऑक्साइड थे याद है, NO N2O MnO2 एंड CO, टोटल 4 ही न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। ये मैंने इसीलिए आपको याद रखने के लिए कहा था, है ना। इसमें मुझे फॉर्चुनेटली पता है कि ये न्यूट्रल ऑक्साइड है, और मुझे ये भी पता है कि लेफ्ट टू राइट अगर मैं जाऊंगा तो एसिडिक नेचर इंक्रीज होगी। तो फिर तो पता चल गया ना कि ये एसिडिक होंगे और पीछे वाले बेसिक होंगे। न्यूट्रल बीच में आ गया ना, बाउंड्री लाइन। मतलब वाटर में पीछे वालों को डालेंगे तो वो OH- नेगेटिव देंगे, ये H+ देंगे। नीचे वाले में नहीं बता सकते क्योंकि कोई न्यूट्रल ऑक्साइड बीच में है ही नहीं, पता नहीं क्या होगा, कैन नॉट से। हाँ वैसे अगर मतलब इस बेस में नहीं बता सकते, वैसे आप मुझसे पूछोगे तो मैं बता सकता हूँ एसिडिक है क्योंकि नॉन मेटल है पूरा का पूरा। नॉन मेटल बेस नहीं बनाता ना। नॉन मेटल बेस ऊपर वाले में नहीं बता सकता, ऊपर वाले में अगर ये न्यूट्रल नहीं पता होता तो नहीं बता सकता था मैं, क्योंकि यहाँ तो ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, मेटल है, एसिड बना रहा है और बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड बना देता है। क्लियर? हाँ आगे चलते हैं। हाँ अभी एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है? एसिड एनहाइड्राइड ये होता है कि आपका जो एसिड है, एसिड में से अगर आप वाटर का रिमूवल करोगे तो जो बनेगा, मतलब जो ऑक्साइड होता है वो एसिड एनहाइड्राइड होता है, बट सारे ऑक्साइड एसिड एनहाइड्राइड नहीं होते हैं। यहाँ पे कोई भी एक एसिड ले लो आप, एसिड -H2O, यहाँ पे जो बनेगा प्रोडक्ट दैट विल बी नोन एज एसिड एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड मतलब एनहाइड्रस मींस वाटर रिमूवल, तो वाटर निकाल दिया तो जो बचा वो एनहाइड्राइड। अब एक्चुअली मेजरली ऑक्साइड्स होंगे, मेजरली क्या, ये तो सारे के सारे ऑक्साइड ही बनेंगे। एसिड में से वाटर निकालूंगा तो ऑक्साइड ही तो बनेगा, बट रिवर्स इज नॉट ट्रू, सारे ऑक्साइड एसिड नहीं बनाते हैं। समझ में आई बात? देखो एग्जांपल से समझ में आएगा। आपने H2CO3 लिया, इसमें से वाटर निकाला, क्या बना? CO2 बना। -H2O कर दो ना, CO2 तो बचेगा। तो CO2 इज द एसिड एनहाइड्राइड ऑफ विच एसिड? H2CO3, ये पूछते हैं वो। इसी तरीके से H2SO4 था, -H2O किया, SO3 बना। SO3 बना। क्लियर हुआ? H2SO3 में से निकाला तो SO2 बना, राइट? तो वो दोनों चीजें पूछ लेंगे आपसे,
H2SO3 का एसिड एनहाइड्राइड कौन है? तो वो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 है। और सल्फर डाइऑक्साइड का एसिड एनहाइड्राइड अगर सल्फर डाइऑक्साइड है तो उसका एसिड कौन सा है? तो वो H2SO3 है। अच्छा, H2PO4 से P2O5 ये कैसे बना? ड्रॉ करके देखते हैं। वो तुम्हें तो नहीं समझ में आया होगा, मेरे लिए भी वो ड्रॉ किए बिना नहीं समझ में आता है। H2 क्या दिया हुआ है इसने? H2PO4। अच्छा, H2PO4 का एसिड एनहाइड्राइड ये कह रहा है P2O5 है। ये P2O5 कैसे है? लेट मी देखो, इसमें दोनों ही मैं अभी बता देता हूँ। ये एक अच्छा एग्जांपल है, थोड़ा टिपिकल है। कोई अगर दोनों तरह से क्वेश्चन पूछते हैं वो मुझसे, अगर वो मेरे को फास्फोरस पेंटाऑक्साइड दे देगा और मुझे कहेगा कि ये एक एसिड एनहाइड्राइड है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एसिड बताओ, एक क्वेश्चन ये है, राइट? चलो पहले इसी को सॉल्व करते हैं। तो मैं तो ये करूंगा, मैं इसके अंदर पहले वाटर ऐड करूंगा। तो मैं वाटर ऐड करूंगा तो क्या बना भाई? H2P2O6 ये बना ना? तो हाँ, तो इसने ये गलत दिया हुआ है, H2PO4 नहीं है, वो मिसप्रिंट है। H2P2O6 है सीधा सीधा। अब ये H2P2O6 बेसिकली आंसर H2P2O6 नहीं आएगा, ये आएगा HPO3। HPO3 होल ट्वाइस इज H2P2O6 ना? तो जो एसिड है वो तो HPO3 है। समझ में आई बात? राइट? तो ये हो गया फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, मैंने वाटर उसके अंदर ऐड कर दिया। अब अगर मुझसे रिवर्स पूछा जाए कि ये कौन से, जैसे H2PO4 को ले लेते हैं, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, वो मिसप्रिंट है बट ठीक है, वो तो जो ऑक्साइड बनेगा वो भी हाइपोथेटिकल आएगा। मुझसे पूछा जाए कि इसका एसिड एनहाइड्राइड कौन सा है, तो मैं क्या करूंगा? इसका जो एसिड एनहाइड्राइड है ना, पहले एक वाटर रिमूव करूंगा मैं इसमें से। एक्चुअली मैं तब तक वाटर रिमूव करता जाऊंगा जब तक सारे हाइड्रोजन खत्म नहीं हो जाए, क्योंकि हाइड्रोजन खत्म होने के बाद वाटर रिमूव नहीं कर सकता हूँ। तो H2PO4 है, तो H2PO4 में से अगर H2O रिमूव किया तो क्या बचा? PO3 बचा। वो इसीलिए हाइपोथेटिकल है ना बेसिकली। PO3 एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, ये जो PO3 है दिस विल नॉट एग्जिस्ट। तो इसीलिए वो मैं आपको बता दिया था कि वो मिसप्रिंट है। क्लियर? अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। कहाँ गया? P2O5 हो गया। अब HNO2 से N2O3 ये भी अच्छा एग्जांपल है। जैसे HNO2 है, उसने मान लो मेरे को HNO2 दिया और उसने बोला कि भाई इसका एसिड एनहाइड्राइड बना हुआ, तो इसका मैं एसिड एनहाइड्राइड कैसे बनाऊंगा? HNO2 तो एज एन एसिड एग्जिस्ट करता है भाई, मुझे पता है, राइट? है ना, नाइट्रस एसिड होता है। मेरी प्रॉब्लम ये है कि -H2O करना है। अब मैं -H2O करूँ कैसे? दो हाइड्रोजन तो है ही नहीं। तो व्हाट आई विल डू, इसको डबल कर दो ट्वाइस। इसको अगर मैं डबल करूंगा तो क्या बनेगा? H2N2O6 कैलकुलेशन पर्पस से, सॉरी O4, राइट? अब आप इसमें से H2O का अगर रिमूवल करोगे तो क्या बनेगा? N2O3 बन जाएगा। आ गया आंसर, राइट? ये देखो, ये देखो, ये रहा HNO2 से N2O3। समझ में आई बात? तो एसिड से एसिड एनहाइड्राइड कैसे बनाया जाता है? क्लियर हो गया? सारे हाइड्रोजन्स का रिमूवल करना है, मतलब आप वाटर तब तक निकालते जाओ जब तक सारे हाइड्रोजन्स रिमूव नहीं हो जाए। ठीक है? तो यू हैव 5 मिनट्स। नीचे की जो दो लाइंस है ना, देखो बहुत सारे एसिड है, H2PO3, HNO3, HClO4, HClO4, HCl3 नहीं है, HClO3 है, ऑक्सीजन गायब हो गया यहाँ का। HClO3, HClO2, HClO और H2Cl2O6, इन सब के एसिड एनहाइड्राइड बनाओ। ठीक है, राइट? HClO और रुको, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो रिलेटिवली ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि उसके अंदर वो सब मिक्सडअप है, आपको कहीं नहीं देगा। एक तो इसने दिया है H2PO3, फिर इसने दिया है, इसमें मुझे पता नहीं है, हो सकता है बाई चांस कोई एक आध मिसप्रिंट भी हो, वो तो अभी क्लियर हो जाएगा। HNO3, HNO2 तो मैंने कर ही दिया था, बाकी जो मुझे कुछ याद भी है, H3PO2 होता है, H3PO2 तो याद नहीं है, H3PO3 होता है और H3PO4 होता है। और इसके अलावा
HNO3 हो गया, HClO, हाँ तो ये पूरी सीरीज आ जाएगी यहाँ पे, HClO, HClO2, HClO3 और HClO4, इन सब के एसिड एनाइड्रेट बना दो। क्वेश्चन क्लियर है ना? हाँ, हाँ कॉल चालू ही रखो क्योंकि ये स्क्रीन सामने रहेगी आपके, आप बनाते जाओ एसिड एनाइड्रेट, मुझे बताते जाओ, आई एम हियर हाँ ओनली। जी। ये हटा दो, PO2 पहले वाले का। हाँ वो गलत ही है वो, ये वाला भी हटा दो, नहीं है वो P2O4 बनेगा, P2O4 एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैं बन जाएगा, हाइपोथेटिकल ऑक्साइड बन जाएगा तो मतलब नहीं, बाकी के बनाओ। N2O5। हाँ N2O5 ठीक है, वो डबल करके बना दिया आपने, सही है। ट्वाइस कर दिया उसको आपने, टाइमर ले लिया, मैं तो लिखता भी जाता हूँ। N2 किया, H2N2O6 किया और फिर ये -H2O कर दिया। PO3। H3PO3 में हाँ PO3। PO3 लेकिन एग्जिस्ट नहीं करता, तो एक मिनट रुको, मुझे चेक करने दो कैसे बनेगा। H3PO3 से पहले हमने एक वाटर का रिमूवल किया तो बना आपका 2 हाइड्रोजन चलेगा, H बचा, P तो बचा ही, HPO2 बचा। अब HPO2 में से H2O का अगर मुझे रिमूवल करना है तो इसको ट्वाइस करना पड़ेगा मुझे, मतलब H2P2O4 करना पड़ेगा। फिर H2O का अगर मैं रिमूवल करूँगा तो H2 तो चला जाएगा, P2O3 बनेगा, P2O3 नहीं, P2O3। हाँ P2O3 बनेगा। हाँ तो सही है ना, P2O3 एग्जिस्ट भी हाँ करता है। P2O3। हाँ P2O5। हाँ सही है, वो जैसे नीचे वाला सॉल्व किया बिल्कुल वैसे ही बनेगा। एक बार वाटर निकालो, फिर डाइमराइज करो, फिर बेसिकली वाटर निकालो, आगे करो। चलो तुम इसको सॉल्व कर रही हो तो कुछ अच्छे डिजाइन बनाते हैं, देखो कितना अच्छा एरो बना। देखो हमारे एरो कितने अच्छे हो गए। Cl2O5। कौन सा वाले का, HClO का या H2Cl2O6 वो कहाँ गया? हाँ एक और लिखा था उसमें, क्वेश्चन था H2Cl2O6। किस में, वो Cl2O। प्रिंटेड PDF में? हाँ PDF में। नहीं नहीं वो पता नहीं, चलो लिख लेते हैं नीचे। ये वाले हैं अभी तो, पहले वो इसमें आ जाएगा, इसी में है वो। तो करते हैं। हाँ ये वाले सॉल्व करो, वो आ जाएगा तुम्हारा H2Cl2O6 अपने आप आएगा अभी बीच में। Cl2O पहले वाले का। हाँ सही है, वही डाइमराइज करके वाटर निकालना। Cl2O2 O3 Cl2O3 हाँ सही है। Cl2O5।
Cl2O5, हाँ ये है ना, H2Cl2O6 यही है। हाँ ये है। हम्म Cl2O7। बिल्कुल सही है, Cl2O7। O7। नंबर ऑफ ऑक्सीजन की सीरीज है ये पूरी 1357 ऑक्साइड्स में। ठीक है, अभी ऑक्सी एसिड्स हैव द सेम नेचर, वो तो क्या है ही। इसके बाद मिक्स्ड एसिड एनहाइड्राइड्स। मिक्स्ड एसिड एनहाइड्राइड्स वो वाले ऑक्साइड होते हैं जिनको वाटर में डालो तो एक नहीं दो एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं। अब ये कैसे होते हैं वो बताता हूँ मैं आपको। ये ऐसे होता है जैसे एग्जांपल दिया हुआ है ClO2। अब ClO2 को अगर आप वाटर में डालोगे तो ये दो एसिड बनेंगे। क्यों बनेंगे वो भी बता देते हैं। यहाँ पे थोड़ा स्पेस है हमारे पास, नेक्स्ट स्लाइड, रुको स्पेस है हमारे पास। हाँ, ये ऐसे बनेगा जैसे ClO2 है, इसको आपने अगर वाटर में डाला, इसको समझने के लिए ना थोड़ा सा आपको पीछे जाना पड़ेगा। आप एक काम करो, एक मजेदार, आपने रेडॉक्स रिएक्शंस पढ़ लिया है ना। हाँ। यहाँ पे Cl2O में Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1। हाँ। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है ना, हाँ, ऑक्सीजन की माइनस, ज़्यादा होती है। हाँ तो ऑक्सीजन -2 Cl+1। हाँ। यहाँ पे कितनी है, +3। +3। +5 एंड +7, सही है। हाँ। लेफ्ट साइड में HClO में Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, लेफ्ट साइड की तरफ HClO में Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। यहाँ पे भी +1 ही है ना, ऑक्सीजन -2 में है तो H+1 और Cl+1। हाँ। इसके नीचे वाला +3 है, फिर ये +5 है और फिर ये +7 है। हाँ। लेफ्ट और राइट साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है। सेम इसलिए है क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन है ही नहीं, खाली वाटर में डिसॉल्व हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो ही नहीं रहा है। हाँ। सही है, ओके। तो इट डज मीन कि वाटर में जब डिसोल्यूशन होगा तो ऑक्साइड में और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एसिड्स में जो सेंट्रल एलिमेंट है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहेगी। हाँ। तो जब मैंने Cl2O को वाटर में डिसॉल्व किया ना, तो यहाँ पे Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +4। सही है। हाँ। तो बेसिकली यहाँ देखो, जब मैंने Cl2 को वाटर में डिसॉल्व किया तो HClO2 और HClO3 बने। क्यों बने वो बताता हूँ अभी मैं। HClO2 + HClO3 ये मिक्स, अब ये इस वजह से बने क्योंकि HClO2 में Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और यहाँ पे +5। इन दोनों का एवरेज निकाल लो, +4 आ जाएगा। समझ में आई बात। हाँ। क्लियर हुआ। एक और चीज बताता हूँ, ये मिक्स्ड एसिड एनाइड्रेट और ये एवरेज वाली चीज में क्यों जाना पड़ा। जो हेलोजेंस होता है ना, हेलोजेंस की जो वैलेंसीज होती हैं, जनरल वैलेंसी क्या होती है, 1357 होती है। हाँ। ये जो 4 है ना, ये हेलोजन की रेगुलर वैलेंसी नहीं है, ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती हैं, लास्ट में आएंगी। यहाँ पे बेसिकली एक सिंगल अनसेटिस्फाइड इलेक्ट्रॉन रहता है। तो जब इस टाइप की स्पीशीज आ जाती हैं जो रेगुलर वैलेंसी को बिलोंग नहीं करती हैं, वहाँ पे मिक्स्ड एसिड एनाइड्राइड ही तो बनेगा, क्योंकि ऐसा कोई एसिड होगा ही नहीं जिसमें Cl+4 में। क्लियर हुआ। हाँ। दैट इज व्हाई दीज आर नोन एज मिक्स्ड एसिड एनाइड्राइड्स, क्योंकि ये मिक्स्ड एसिड प्रोड्यूस कर देते हैं, क्योंकि रेगुलर वैलेंसी में है ही नहीं ना ये। हाँ। क्लियर। रेगुलर वैलेंसी तो 1357 है ना हेलोजेंस की, 1357। हाँ। राइट। ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी है और इसका ये बनता भी कैसा है, बॉन्ड बॉन्ड वो केमिकल बॉन्डिंग में भी बिल्कुल एंड में आता है, ये वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं रहती इसके अंदर, राइट। इसी तरह का और एक स्पीशी घूम रहा होगा, NO2 होगा मेरे ख्याल में यहाँ पे, ये रहा
NO2 और N2O4। NO2 और N2O4 के अंदर भी देखो, जैसे NO2 है, NO2 या N2O4 तो वही इसी का डाइमेराइज्ड फॉर्म है। तो NO2 के अंदर नाइट्रोजन की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +4 है ना। नाइट्रोजन की जो जनरल वैलेंसी होती है वो 3 और 5 होती है, राइट ना। तो NO2 बेसिकली जब वाटर में जाएगा तो क्या करेगा, 3 और 5 वाले एसिड बना देगा, जो कि HNO2 और HNO3 होता है। जो उसकी रेगुलर वैलेंसी है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ये +3 और ये +5 है, दोनों का एवरेज निकाल लो, +4 आ जाएगा। 5 + 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू +4। रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया ना, क्योंकि ये रेगुलर वैलेंसी तो थी ही नहीं इसकी, वाटर में डिसॉल्व हो करके वो एनर्जी रिलीज करके स्टेबल स्टेट में जाएगा, राइट। और रेडॉक्स रिएक्शन हो नहीं सकती। समझ में आई बात? समझ गए। क्लियर, राइट। तो बेसिकली ये रेगुलर वैलेंसी नहीं होने की वजह से अपनी वैलेंसीज को वापस रिडिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। इसी को तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं ना। ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों हो गया। सेंट्रल एलिमेंट नाइट्रोजन को देखोगे तो +4 से +3 में भी चला गया, +5 में भी चला गया। तो ना ऑक्सीडेशन है ना रिडक्शन है, डिस्प्रपोर्शनेशन है। लेफ्ट टू राइट जो रिएक्शन होती है उसको डिस्प्रपोर्शनेशन कहते हैं। इसमें यहाँ लिख देता हूँ, और राइट टू लेफ्ट अगर रिएक्शन को आप देखोगे, मतलब इसमें हो नहीं रही है, बट अगर सपोज HNO2 HNO3 को एक साथ मिक्स करके उसको टेम्परेचर दे करके वाटर को इवेपोरेट किया जाए और किसी तरीके से NO2 बनाया जाए तो उसको कॉन प्रपोर्शनेशन कहते हैं। डिस्प्रपोर्शनेशन का उल्टा होता है कॉन प्रपोर्शनेशन। क्लियर है? दीज आर नोन एज मिक्स्ड एसिड एंड नाइट्राइट्स, क्योंकि दो एसिड्स बना देते हैं ये लोग। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई इसके पास, पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी तो वही जो नेचर ऑफ ऑक्साइड है वही ऑक्सी एसिड की है। लेफ्ट टू राइट नॉन मेटालिक नेचर बढ़ेगी, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। वही टॉप टू बॉटम मेटालिक नेचर बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। उसी के एग्जांपल दिए हुए हैं देखो, लेफ्ट टू राइट बोरोन कार्बन नाइट्रोजन वगैरह में। फिर वही ये सेकंड पीरियड में था, थर्ड पीरियड में सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो एसिडिक नेचर बढ़ती जा रही है। टॉप टू बॉटम जा रहे हैं एक ही पर्टिकुलर ग्रुप में, तो नाइट्रोजन वाला ग्रुप ले लिया, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक, ये H2 नहीं है, H3ASO4 है। ऐसे ही वो Cl वाला ले लिया, ClBrI। एक मजेदार चीज है यहाँ पे, HClO4 HbRO4 HiO4 सब लिया, HFO4 क्यों नहीं लिया, फ्लोरीन क्यों नहीं लिया? फ्लोरीन एक्चुअली वो सेपरेटली, अभी धीरे धीरे ये सब चीजें आपको पता चलेंगी, एक्सट्रीमली वायलेंट एलिमेंट होता है। एक्चुअली ये जो आयोडीन भी है ना, HiO4, ये भी कुछ खास एग्जिस्ट नहीं करेगा। फ्लोरीन और आयोडीन बड़े इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स हैं। फ्लोरीन का बड़ा ही वायलेंट नेचर होता है, तो बेसिकली उसके एसिड वैसिड इतनी आसानी से बनते नहीं है, वो एक्सप्लोड कर जाते हैं। और ये जो आयोडीन है, HiO4 भी इतनी आसानी से नहीं बनेगा, क्योंकि आयोडीन का लास्ट एलिमेंट होने की वजह से साइज इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है ना कि इतनी सारी वो 4 ऑक्सीजन के साथ ओवरलैपिंग कर नहीं पाता है। अच्छा। वो नेग्लिजिबल ओवरलैपिंग होती है, इसलिए वो F और I दोनों ही नहीं लेते हैं एक्चुअली। हाँ, नेक्स्ट क्या है, इफ अ नॉन मेटल फॉर्म मल्टीपल ऑक्सी एसिड, ये तो वही है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर बढ़ेगी। वो तो वही है ना, जो उसके एसिड एनाइड्राइड होंगे, जैसे SO3 ग्रेटर देन SO2 तो H2SO4 ग्रेटर देन H2SO3। वाटर ऐड कर दिया खाली। ये हो गया। ये तो सब वही बताया हुआ है मैंने कि वो डेल्टा EN बढ़ेगा, वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है तो वो पोलैरिटी बढ़ के H+ वाला, जो थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था। हाँ, अभी इसके अंदर एक इरेगुलरिटी है, फास्फोरस के जो एसिड्स होते हैं H3PO2 H3POD 3H3PO4, इसमें रिवर्स उल्टा हो गया। एसिडिक स्ट्रेंथ होना तो ऐसे चाहिए था कि इसका रिवर्स, क्योंकि फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट H3PO4 में सबसे ज्यादा है ना, राइट। 4 × 2 8 + 5 यहाँ पे है, +5 है, फिर +3 है इधर,
तो H3PO4 शुड हैव बीन ग्रेटर देन H3PO3, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसका रीजन एक्चुअली आपको केमिकल बॉन्डिंग में समझ में आएगा। इसमें क्या होता है कि ये इसका स्ट्रक्चर भी बनाना थोड़ा मुश्किल काम होता है, लुईस स्ट्रक्चर। इनमें नंबर ऑफ OH ग्रुप ही डिफरेंट हो जाते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, आपका जो ऊपर वाला लॉजिक है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बड़ी तो डेल्टा ENBN बड़ा, वो तब तक वैलिड है जब तक नंबर ऑफ OH ग्रुप तो सेम हो ना। अब यहाँ पे ये लॉजिक अपनी जगह स्टैंड करता है, लेकिन आप अगर कंपैरिजन ये करोगे कि एक के पास एक ही OH ग्रुप है और दूसरे के पास 3 OH ग्रुप है, तब तो ये लॉजिक काम नहीं करेगा ना, ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, क्योंकि उसके पास तो 3 है। क्लियर हुआ? राइट। तो ये अभी केमिकल बॉन्डिंग में जब इनका लुईस स्ट्रक्चर आप बनाओगे ना, तब आपको दिखाई देगा इन तीनों एसिड्स में नंबर ऑफ OH ग्रुप अलग अलग होता है। आप देखो जैसे सल्फर वाला था, सल्फर में OH ग्रुप अलग अलग थोड़ी है, H2SO4 और H2SO3 दोनों में 2 OH ग्रुप है भाई। जनरली तो जितने एसिड होते हैं, जितने हाइड्रोजन होते हैं, उतने OH ग्रुप होते हैं उसके अंदर। वो फास्फोरस के केस में वैसा नहीं है। उसका वो उसके लुईस स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। HNO3 HNO2 है, एक OH ग्रुप है। राइट। तो जब तक वो नंबर ऑफ OH ग्रुप सेम है तब तक तो ठीक है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। लेकिन OH ग्रुप ही अगर डिफरेंट हो जाएंगे तब क्या कर लोगे? यहाँ पे वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ OH ग्रुप। और ये क्यों नहीं होता है, ये अभी आगे लुईस स्ट्रक्चर्स बनाएंगे ना स्टार्टिंग में केमिकल बॉन्डिंग में, उसमें आपको समझ में आएगा। वो मैंने इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है, नंबर ऑफ OH ग्रुप ही अलग अलग हो जाते हैं यहाँ तो नंबर ऑफ OH ग्रुप अलग अलग होने की वजह से ये रेगुलरिटी आ जाती है, जो ऑर्डर होना चाहिए था उसका जस्ट रिवर्स हो जाता है। अच्छा, क्लियर? क्योंकि अब नंबर ही अलग अलग हो गया, तब तो वो जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है वो तो एक OH बॉन्ड पे अप्लाई होता है ना। ऐसे बहुत सारे अलग अलग ही OH बॉन्ड हो जाए, वो फिक्स्ड ही नहीं रहे, तो फिर तो दैट कैन नॉट बी अप्लाइड। फिर तो वही वाटर में डिसॉल्व करके देखना पड़ेगा कि भाई किसके पास कितने H+ है, pH कैलकुलेट करना पड़ेगा, वहां से आएगा एक्चुअली क्या एसिडिक स्ट्रेंथ है। क्लियर? चलो, तो आज वाला अपन यहीं पे स्टॉप करते हैं। काफी सारी चीजें हो गई, ये पूरा अच्छे से आराम से रिवाइज करना, क्योंकि हर एक ये वाली जो प्रॉपर्टी है अभी इसको अच्छे से आप रिवाइज कर लोगे ना, बहुत ज्यादा ओवर मत लो। मतलब आई कुड हैव टेकन दिस हाइड्रेट वाइड्रेट, लेकिन वो ठीक है, एक एक प्रॉपर्टी है, वो नेक्स्ट टाइम पे भी कर लेंगे। एक एक जो चीज हो रही है ना उसको बहुत ध्यान से ग्रैस्प करते जाओ। वापस से इसको मैंने नोट्स आपको इसीलिए भेजा है, बहुत ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि आगे पूरी इनऑर्गेनिक इसी के ऊपर बेस्ड है ना। तो अब असाइनमेंट क्या क्या हुआ हमारा? असाइनमेंट हुआ तो वो कहाँ गए असाइनमेंट हमारे? DPPs थी ना, डाउनलोड्स में है क्या? हाँ, असाइनमेंट में इस पे था, व्हाट्सएप कहाँ गया? ये रहा। GIC नोट्स में हाइड्रेट वाला पार्ट तो आप छोड़ दोगे, खाली इसको पूरा अच्छे से रिवाइज करोगे, ठीक है। क्योंकि काफी बड़ा है, ऑक्साइड ऑक्सी एसिड दोनों हुए हैं ना आज बेसिकली, तो काफी बड़ा पार्ट है। की पॉइंट्स और चेकलिस्ट पूरा, इसमें टाइम लगेगा आपको, क्योंकि दोनों में 3-3 4-4 पेजेस हैं, दोनों पूरा डिटेल में रिवाइज करना। बहुत सारे एग्जांपल इसमें खाली वही लिए हैं जो बहुत मेन काम के हैं, मतलब टिपिकल टाइप एग्जांपल। राइट। तो ये पूरा उनको ध्यान से पढ़ना है। हाँ, वो सॉल्व भी करना है ना उनको। थ्योरी वाले पार्ट की तो केवल एक एक लाइन समरी लिखी हुई है, बाकी क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं वहां पे मैंने। और क्वेश्चन भी केवल वही हैं जो बेसिकली कहीं ना कहीं पूरे कॉन्सेप्ट्स को कवर करता है। राइट। तो चेकलिस्ट, की पॉइंट्स और ये GIC नोट्स वाला पार्ट हाइड्राइड से पहले ऑक्सी एसिड एंड ऑक्साइड्स। राइट। ये पूरा पार्ट आप कंप्लीट कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट टाइम पे बस हाइड्राइड कंप्लीट करके, मैं हाइड्राइड है और एक और थर्मल स्टेबिलिटी है, वो कंप्लीट करके नेक्स्ट टाइम पे GIC की 2-3 DPPs है, तो वो जो तीनों DPPs है उसमें से मैं काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, और वो तीनों DPPs फिर आपको असाइनमेंट के लिए दे दूंगा। ठीक है। तो ये पूरा पार्ट आप अच्छे से रिवाइज कर लेना, जो भी डाउट्स हो मेरे को पहले ही बता देना, ताकि आगे कनेक्ट होंगी ये सारी चीजें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। ठीक है। तो मतलब मुझे की पॉइंट्स, चेकलिस्ट, GIC नोट्स इतना काम करना है। हाँ, ये तीनों चीजें पूरा अच्छे से कर लेना। हाँ, ठीक है ना भाई। और एक और शीट है, वो मतलब कुछ खास वैसे सॉल्व करने वाली नहीं है, उसमें ग्राफ दिए हुए हैं प्रॉपर्टीज के, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के, वो भी मैं ढूंढ करके आपको कल भेज दूंगा, उसको बस एक बार देख लेना। ठीक है ना। वो इसलिए कि मतलब अगर ग्राफिकल फॉर्म में बाई चांस कोई क्वेश्चन पूछ ले तो अपने को पहले से थोड़ा रेलेवेंसी रहती है ना, तो स्पीड बढ़ जाती है क्वेश्चन सॉल्व करने की। है ना। ठीक है, चलो, ओके, या बाय।